चलो भाई और अब आज हमें टॉपिक हमें डिस्कस करना है रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी का। अब एक बार यहाँ पे आना जी। अब अगर मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूंगा ना तो रजिस्ट्रेशन का टॉपिक है तो वैसे बिल्कुल सिंपल। अगर आप अपने मॉड्यूल में देखोगे तो पेजेस आपको बहुत सारे दिखेंगे, बट आपको उतने सारे पेजेस पे नहीं जाना। उसका रीज़न है क्योंकि उस चैप्टर में रजिस्ट्रेशन में इन्होंने कई सेक्शंस दूसरे चैप्टर्स के भी इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं जो ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी। अब इस चैप्टर में ना टोटल मिला के जो हमारे सेक्शंस कवर हैं बता दूं। इस चैप्टर में टोटल मिला के जो हमारे सेक्शंस यहाँ पे आते हैं, सेक्शन नंबर 25 से लेकर सेक्शन नंबर 30 तक आपके जितने भी सेक्शंस हैं ना, ये लगा लो ये सारे के सारे रजिस्ट्रेशन के हैं। मतलब 25 से लेके सेक्शन नंबर 30 तक ये सारे सेक्शन रजिस्ट्रेशन के हैं। फिर सेक्शन नंबर 22 से लेके सेक्शन 24 तक के सारे सेक्शन जो है वो भी आपके रजिस्ट्रेशन के हैं। अब बच्चा ये बात कह रहा है क्या बस सर पागल तो नहीं हो गए? मतलब 22 से लेके 24 तक आप कह रहे हो रजिस्ट्रेशन के हैं, फिर 25 से लेके 30 तक आप कह रहे हो ये भी रजिस्ट्रेशन के हैं, तो सीधा कह दो ना कि 22 से लेके 30 तक के जो भी सेक्शन है वो रजिस्ट्रेशन के हैं। आंसर इज नो। मैं इसलिए अलग अलग कह रहा हूं क्योंकि 22, 23, 24 जो हैं ये तीन सेक्शन जो हैं ये प्रोविजन बेस हैं। प्रोविजन का मतलब क्या है कि आपको रजिस्ट्रेशन कब करवाना है और कब नहीं करवाना। और सेक्शन नंबर 25 से लेकर 30 तक जितने भी सेक्शंस है ना ये सारे के सारे हैं प्रोसीजर के। प्रोसीजर मतलब कि अगर करवाना है तो कैसे करवाना है, कौन सा फॉर्म नंबर फाइल करना है, कितने दिन के अंदर करवाना है, फिर अगर तुम्हें रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट करनी है तो अमेंडमेंट तुम कैसे करोगे, फिर अगर तुम्हें कैंसिल करवाना है तो कैंसिल तुम कैसे करवा सकते हो, फिर अगर मान लो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया और तुम्हें उसकी रिवोकेशन मतलब वो तुम्हें वापसी चाहिए तो किस तरह से मिलेगा, या कोई अगर मान लो नॉन रेजिडेंट है या मान लो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है उसके लिए स्पेशल प्रोविजन जो होंगे, तो वो सारी की सारी बातें इसके अंदर निकल के आती हैं। और एग्जाम में अगर आप मेजरली क्वेश्चन चेक जो करोगे 70 से 80% क्वेश्चन जो बनेंगे वो इन तीन सेक्शन के अंदर से बनेंगे और 20 से 30% क्वेश्चन जो बनेंगे वो इन सेक्शंस के अंदर से बनेंगे। और आपके कुछ रेलिवेंट रूल्स भी यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं, मतलब साथ में सेक्शंस के इंटरलिंकिंग में रूल्स भी आते हैं और रूल्स वहीं पर होते हैं जहां प्रोसीजर हैं। तो 25 से लेकर 30 तक जो भी सेक्शंस है ना इनके साथ में कुछ रूल्स भी आपके एप्लीकेबल हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मतलब कहना क्या चाह रहा हूं कि दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 22 से लेके 24 तक एक पार्ट आपका ये है, 25 से लेके 30 तक एक पार्ट आपका ये है। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो है वो 22 से लेके 24 वाला है। हाँ ये भी इंपोर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है बट चांसेस थोड़े से कम है। मेजर क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे 22 से लेके 24 तक आएंगे। ठीक है जी। अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब एक बार पहले 22 से लेके 24 तक के सेक्शंस जो है ना एक बार इनकी हेडिंग क्या है, पहले एक बार हेडिंग समझते हैं कि हेडिंग क्या निकल के आती है। ठीक है जी। सबसे पहले हम करेंगे, पहले हम सेक्शन नंबर करेंगे 22, फिर हम सेक्शन नंबर करेंगे 23, फिर हम सेक्शन नंबर करेंगे 24। ये तीनों सेक्शन कंप्लीट करने के बाद फिर हम करेंगे 25 से लेके 30 तक। ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे 25 से लेके 30 तक। समझने वाले सेक्शन जो हैं वो ये तीन है, मतलब 22 समझने वाला है, 23 समझने वाला है, 24 समझने वाला है। 25 से लेकर 30 तक क्या है प्रोसीजर है, उसमें क्या होंगे, उसमें फॉर्म नंबर्स होंगे, उसमें टाइम लिमिट्स होंगे, वहां पे समझने वाली बातों के साथ साथ याद करने वाली बातें ज्यादा हैं। ठीक है ना। और ये तीनों के तीनों सेक्शन जो हैं ये सारे के सारे समझने वाले हैं। अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब अगर मैं सेक्शन 22 की बात करूंगा ना तो सेक्शन 22 की हेडिंग क्या निकल के आती है, सेक्शन 22 की हेडिंग निकल के आती है, सेक्शन 22 हमारा है दैट इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। मतलब इसके आगे लिखा हुआ है पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। मतलब ऐसे कौन कौन से पर्सन होंगे जो रजिस्ट्रेशन करवाने के लाइबल होंगे। भाई ऐसा कौन सा पर्सन यहां पे निकल के आएगा जो रजिस्ट्रेशन करवाने के लाइबल होगा। अब बच्चा ये बात कहता है सर ये 22 और 24 तो हमने पहले भी कहीं पढ़ा है, याद करो टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन में। हेलो भाई साहब, ओए ओ हेलो रोशनी, इधर इधर, हेलो इधर देखो ध्यान से, याद करो। आपको अगर आपको ध्यान आ रहा हो, मेरे को याद आ रहा है कि जब हमने टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन में पढ़ी थी, अब टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन के अंदर वहां पर मैंने कहा था टैक्सेबल पर्सन मींस अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और अंडर सेक्शन 22 और 24। मतलब ए पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24। मतलब वहां पे लिखा था या तो आप 22 में लाइबल हो या आप 24 में लाइबल हो, इन दोनों में से अगर आप कहीं पर भी लाइबल हो, इन दोनों में से अगर आप कहीं पर भी लाइबल हो, मैं दोबारा बोलूंगा इन दोनों में से अगर आप कहीं पर भी लाइबल हो तो उस केस में क्या होगा जी, उस केस में आप बन जाओगे टैक्सेबल पर्सन। और जैसे ही टैक्सेबल पर्सन बनोगे यू हैव टू पे जीएसटी। ये सारी बातें हमने वहां पे देखी थी। तो 22 के अंदर किसकी बात हो रही है, लाइबल की बात हो रही है। और 22 में ना आपकी 10 लाख 20 लाख या 40 लाख रुपए की लिमिट, जो मैं आपको बार बार जीएसटी में कह रहा हूं देखेंगे देखेंगे देखेंगे, अब वो कहां पर लिमिट कितनी है वो सारी की सारी 22 बातें हम 22 में देख लेंगे। ठीक है।
फिर 24 किसका है जी? 24 ये बात है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। मैंडेटरी का मतलब क्या है? जो लोग 24 में कवर हो गए उनको स्टार्टिंग से करवाना है, सिंपल। भाई जो भी लोग 24 में कवर हो गए ना, जो भी लोग सेक्शन नंबर 24 में कवर हो गए उनको स्टार्टिंग से करवाना है, बात ही खत्म। इट मींस अगर मैं 24 में कवर हो रहा हूं, अगर मैं 24 में कवर हो रहा हूं तो मेरे को स्टार्टिंग से करवाना है। उस केस में कोई 10 लाख की, 20 लाख की, 40 लाख रुपए की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, मेरे को स्टार्टिंग से करवाना पड़ेगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फिर 23 क्या कहता है? 23 ये बात कहता है पर्सन नोट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। मतलब ऐसे कौन से पर्सन हैं जो रजिस्ट्रेशन करवाने के लाइबल नहीं है? ऐसे कौन से पर्सन होंगे जो रजिस्ट्रेशन करवाने के लायबल नहीं होंगे? तो सेक्शन 23 के अंदर भी लिस्ट दी होगी। उस लिस्ट में अगर आप कवर हो जाते हो तो आप लोगों को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। बस ये बात ध्यान दो। तो एक बार पहले मेरे को एक बार हेडिंग बोल दो पहले। हाँ जी, क्या नाम है आपका? वैभव। वैभव एक बार मेरे को हेडिंग बोल दो। हेडिंग क्या निकल के आ रही है? सर हेडिंग निकल के आ रही है कि 22 में क्या आएगा? लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। 23 में क्या आएगा? नोट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। 24 में क्या आएगा? मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। तो 22 में हम कब कवर होंगे? मे बी 10 लाख की लिमिट होगी, 20 लाख की लिमिट होगी, 40 लाख की लिमिट होगी। नॉर्मली हम तब कवर हो जाएंगे 22 में। 23 में अगर मैं कवर हो जाता हूं तो मुझे करवाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और 24 में गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, 24 में गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, 24 में गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, कि कुछ लोगों को मैंडेटरी करवाना पड़ेगा। मैंडेटरी मतलब आपकी कोई 10 लाख की लिमिट नहीं है, कोई 20 लाख की लिमिट नहीं है, कोई 40 लाख रुपए की लिमिट नहीं है, आपको स्टार्टिंग से ही करवाना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 24 ये बात कहना चाह रहा है। हेलो, क्या मेरी बात समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का? कोई भी दिक्कत वाली बात तो नहीं है? क्या मैं इसको लॉक कर सकता हूं? चलो जी। अब सबसे पहले ना आप मेरे को ये बता दो बस, अगर कोई बच्चा मेरे को बता देगा, इस टाइम मेरे सामने एक बच्चा बैठा, उसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल है, बट है वो नालायक बच्चा। उस बच्चे का नाम क्या है? उस बच्चे का नाम है अफान। ओहो अफान, तुमसे तो बात ही की यार, कई दिन हो गए यार। कहाँ रहते हो तुम आजकल? हैं तुम आजकल मतलब चैट में भी नहीं आते? कोई नाराजगी है क्या मेरे से? नहीं तो फिर बताओ मेरे को। अब ये बताओ 22, 23 और 24 में से बताओ, इन तीनों में से पहले आप क्या पढ़ोगे? बताओ। पहले आप 22 पढ़ोगे, पहले 23 पढ़ोगे, या पहले 24 पढ़ोगे? बताओ क्या पढ़ोगे? आप बता दो, जो आप बता दोगे वो पढ़ लेंगे। पहले बताओ, पहले 22 पढ़े, पहले 23 पढ़े, या पहले 24 पढ़े? 22 पढ़े पहले। तभी मैं कहूं तुम लाइव में क्यों नहीं आते, नालायक। इधर देखो ध्यान से, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 23। 23 हम क्यों पढ़ेंगे? इसका रीजन बताओ। 23 हम क्यों पढ़ेंगे? 23 हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि अगर मैं 23 में कवर हो जाता हूं फिर तो मैं लाइबल ही नहीं हूं ना। और अगर मैं लाइबल ही नहीं हूं तो मेरी टर्नओवर जो मर्जी हो फिर तो कोई मैटर ही नहीं करता। भाई एक बात मेरे को बताओ, अगर मैं सेक्शन नंबर 23 में कवर हो गया और गवर्नमेंट ने कहा तू लाइबल ही नहीं है, तो अगर मैं लाइबल ही नहीं हूं फिर मैं 22 और 24 के पास क्यों जाऊंगा? तो सबसे पहले अगर कोई पर्सन तुम्हारे पास ये पूछने के लिए आ रहा है कि मैं रजिस्ट्रेशन कराऊं या नहीं कराऊं, तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि कहीं वो पर्सन 23 में कवर तो नहीं हो रहा। क्योंकि अगर वो 23 में कवर हो रहा है तो वो नोट लाइबल है, और अगर वो नोट लाइबल है फिर वो 22 और 24 का तो मतलब ही नहीं है। तो पहले हम क्या चेक करेंगे? पहले हम चेक करेंगे 23, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। उसके बाद फिर हम चेक करेंगे 24, अभी भी 22 पे नहीं आएंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे 24। 24 की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि 24 में अगर कवर हो जाते हो तो मैं करवाना है मैंडेटरी। अगर तुम 24 में कवर हो जाते हो तुम्हें करवाना है मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब कोई 10 लाख की लिमिट नहीं, कोई 20 लाख की लिमिट नहीं, कोई 40 लाख की लिमिट नहीं। फिर अगर तुम 24 में कवर नहीं होते फिर तुम जाओगे 22 के पास, और 22 के पास भी ना सीधा नहीं जाओगे। 22 के पास तुम सीधा नहीं जाओगे। सेक्शन 22 में टोटल मिला के 4 सब सेक्शन है। मैं दोबारा बोलूंगा, सेक्शन 22 में टोटल मिला के आपके 4 सब सेक्शन है। अब सेक्शन 22 में टोटल मिला के सब सेक्शन 4 हैं, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। अगर तुम सब सेक्शन 2, 3, 4 में कवर हो जाते हो तो भी तुम्हें स्टार्टिंग से करवाना है, कोई 10, 20 और 40 लाख रुपए की लिमिट नहीं है। मतलब अगर तुम सेक्शन नंबर 22 के सब सेक्शन 2 में कवर हो गए, 3 में कवर हो गए, 4 में कवर हो गए, तो भी तुम्हें स्टार्टिंग से करवाना है। तुम्हारे केस में कोई भी 10, 20 और 40 लाख रुपए की लिमिट नहीं है। पर अगर तुम इन तीनों में कवर नहीं होते फिर जाके तुम 22(1) के पास जाओगे और वहां पे कहीं जाके 10, 20 और 40 लाख रुपए की लिमिट एप्लीकेबल होगी। तो आप समझ सकते हो 10, 20 और 40 लाख रुपए की लिमिट बिल्कुल लास्ट का मैटर है। मतलब पहले हमें चेक करना है 23, फिर हमें चेक करना है 24, फिर हमें चेक करना है 22 का सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3, सब सेक्शन 4, और फिर हमें चेक करना है 22(1). बस ये बात ध्यान दो। अब एक बच्चा बैठा है हेमंत। हेमंत ये बात कहता है, यार गावा सर एक बात बताओ, जब 24 के अंदर मैंडेटरी की बात बोली गई है, जब 24 के अंदर मैंडेटरी की बात है तो फिर 22 में 2, 3, 4 के अंदर मैंडेटरी की बात क्यों है?
भाई मैंडेटरी वाले तो 24 में है ना, तो भाई फिर इन्होंने 22 में मैंडेटरी वाले क्यों डाल दिए? उसका रीजन है, एक बात मेरे को बताओ। जब स्टार्टिंग में जीएसटी 1 जुलाई 17 को हमारा इंडिया में जीएसटी आया, तो आपके जानकारी के लिए बोल दूं, जब स्टार्टिंग में जीएसटी बना तो सेक्शन नंबर 24 था ही नहीं। सेक्शन नंबर 24 में ये लिखा हुआ था कि हम कुछ लोग नोटिफाइड करेंगे, उनको स्टार्टिंग से करवाना पड़ेगा, गवर्नमेंट ने अपने पास एक पावर रखी हुई थी। अब क्या था, सेक्शन 24 स्टार्टिंग में था नहीं, बट जब सेक्शन नंबर 24 स्टार्टिंग में नहीं था, उस टाइम सेक्शन 22 तो बन चुका था। तो उस टाइम जो गवर्नमेंट को लगा ना जिन जिन लोगों को करवाना जरूरी है, तो गवर्नमेंट ने उस टाइम क्या किया, 22, 23 और 24 में डाल, सॉरी मतलब 2, 3, 4 में डाल दिया। अब 2, 3, 4 में डाल दिया, उसके बाद जितने भी लोग नए इंसर्ट हुए वो सारे के सारे 24 में हैं। तो आज जो भी नई अमेंडमेंट्स आ रही हैं वो सारी 24 में आ रही हैं। इन तीनों में उस टाइम की बातें हैं जब जीएसटी स्टार्टिंग में नया नया आया था, इसलिए 2, 3, 4 यहां पर बने हुए हैं। अगर 24 भी स्टार्टिंग से आ जाता तो मे बी 2, 3, 4 आपको देखने को ही ना मिलता। क्या बात समझ में आ रही है? इसीलिए 2, 3, 4 में जो लोग जाते हैं उनको भी करवाना मैंडेटरी होता है, 24 के अंदर भी मैंडेटरी होता है, 23 वालों को करवाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और अगर मैं 22 1 में जाऊंगा फिर कहीं जाकर 10, 20 और 40 लाख रुपए की लिमिट एप्लीकेबल होगी। बस ये पर ध्यान दो जी। क्या फ्लो समझ में आ गया? अब सारे बच्चे मेरे को फटाफट बता दो जी। अगर आपके पास एक क्लाइंट आया, हाँ जी भाई साहब, ओए हेलो ओ भिंडी इधर, अगर आपके पास कोई भी क्लाइंट आया, वो कह रहा है भाई साहब मेरे को ये बताओ, मेरे को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है नहीं करवाना, तुम उसको सबसे पहले क्या बोलोगे? सबसे पहले क्या चेक करेगा बताओ जी? सबसे पहले वो क्या चेक करेगा? जल्दी बोलो, सबसे पहले वो क्या चेक करेगा? सर सबसे पहले वो चेक करेगा सेक्शन नंबर 23। दोबारा वाला, पहले वो क्या चेक करेगा? 23। उसके बाद फिर वो क्या चेक करेगा? 24। फिर वो क्या चेक करेगा? सेक्शन नंबर 22 का 2 सबसेक्शन, 3 सबसेक्शन, 4 सबसेक्शन। अगर तुम इन तीनों में कहीं पर भी कवर नहीं होते फिर जाकर 22 1 में लिमिट एप्लीकेबल होगी। बस ये पर ध्यान दो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का? तो क्या स्टेप निकल गया? क्या स्टेप नंबर 23, मतलब स्टेप नंबर 1 23 पढ़ना है, स्टेप नंबर 2 हमें 24 पढ़ना है, फिर स्टेप नंबर 3 हमें 22 का 2, 22 का 3, 22 का 4, और फिर कहीं जाकर हमें 22 1 पढ़ना है। तो इस तरह से आपका सीक्वेंस निकल के आ रहा है जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? चलो अब यहाँ पे एक बार चेक करना, देखो जी, ये आपके सामने सेक्शन नंबर 22 है, ये आपके सामने सेक्शन नंबर 23 है, और ये आपके सेक्शन नंबर 24 है जी। ठीक है ना? तो अब सबसे पहले एक बार चेक करते हैं सेक्शन नंबर 23 में क्या है। अब अगर आप सेक्शन नंबर 23 का बेयर एक्ट चेक करोगे ना, तो मैं तुम्हें एक बार दिखाऊं, बेयर एक्ट दिखाऊं, एक बार आपको बेयर एक्ट दिखाता हूं। अगर मैं आपको बेयर एक्ट दिखाता हूं, सेक्शन नंबर सीजीएसटी एक्ट, ये देखो जी, आपको मैं एक बार दिखाता हूं बेयर एक्ट। तो ये 19 सेक्शन है, सेक्शन नंबर 19, ये देखो जी, ये आपका है सेक्शन नंबर 23। देखो जी, अभी आपके सामने सेक्शन नंबर 23 है ना, देखो क्या लिखा हुआ है, 23 की हेडिंग क्या लिखी है? 23 की हेडिंग क्या लिखी है? एक बार दोबारा बोला, क्या हेडिंग लिखी है? पर्सन नोट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। क्या लिखी है जी? पर्सन नोट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। क्या लिखी है? पर्सन नोट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, ये हेडिंग लिखी हुई है। अब अगर चेक करोगे 23 में क्या है? सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 1, और फिर यहां पे निकल के आ रहा है सब सेक्शन 2। यहां पे निकल के आ रहा है सब सेक्शन 1, यहां पे निकल के आ रहा है सब सेक्शन 2, और सब सेक्शन 1 में इन्होंने दो लोग लिखे हैं, ए और बी। ए और बी लिखे हैं ना। उसके अलावा अगर आप चेक करोगे ना, अब यहां पे सब सेक्शन 2 के बाद सीधा क्या स्टार्ट हो गया? सेक्शन नंबर 24 स्टार्ट हो गया, दैट इज कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। अब बहुत ध्यान सुना, कहना क्या चाह रहा हूं मैं? कहना यह चाह रहा हूं कि अगर मैं अभी अभी तुम्हें नोट्स दिखाऊंगा ना, तो नोट्स में टोटल मिला के 8 लोग हैं। नोट्स में टोटल मिला के 8 लोग यहां पे लिखे हुए हैं कि इन 8 लोगों को करवाना कंपलसरी नहीं है। ये 8 लोग जो हैं वो लाइबल नहीं है। अब बच्चा कह रहा है सर आप कह रहे हो कि आपने 8 लोग लिखे हैं, बट यहां तो 2 ही लोग हैं। अब यहां पे 2 लोग कौन कौन से हैं? अगर आप ए में कवर हो गए या बी में कवर हो गए। अगर आप सबसेक्शन 2 चेक करोगे, इसमें कुछ गवर्नमेंट ने लिखा है। इसमें गवर्नमेंट कह रही है कि हम जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन से हम एक नोटिफिकेशन ला देंगे, उसमें कुछ कैटेगरी ऑफ पर्सन को स्पेसिफाई कर देंगे जिनको करवाना जरूरी नहीं है, जो एग्जम्प्ट हैं रजिस्ट्रेशन से। और फाइनली ये गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू कर दी है, और इस नोटिफिकेशन में 6 लोग ऐसे और नोटिफाइड किए गए हैं जिनको एग्जम्प्ट है, जिनको स्टार्टिंग से करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब 6 लोग तो ये हो गए, 2 लोग ये हो गए, टोटल मिला के 8 कैटेगरी ऐसे निकल के आ रही है जो 23 में कवर है। मतलब इनको एग्जम्प्ट कर दिया गया, इनको रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बात ध्यान देना चाहिए।
तो मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो छह कैटेगरी नई इंसर्ट हुई है ना, वो सब सेक्शन नंबर 2 पे जो नोटिफिकेशन लाने की पावर है वहां से गवर्नमेंट ने इंसर्ट की है। बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात समझ में आ रही है? अब मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे जी, इधर देखो ध्यान से। 23 में देखो मैंने लिखा भी है, 23 में क्या लिखा है, दो तो स्पेसिफाइड केस है, दो स्पेसिफाइड केस है और पांच, मतलब सॉरी पांच है, पांच और दो कितने हो गए, पांच और दो 7 केस निकल के आ रहे हैं जिनको स्टार्टिंग से करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब दो दो स्पेसिफाइड केस कौन से हैं, ये तो एक्ट में लिखे हुए हैं, ये तो गवर्नमेंट ने एक्ट में ही लिखे हुए, उन्हें करवाना ही नहीं है। अब एक्ट में क्या लिखा हुआ है, पहला गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, पर्सन एक्सक्लूसिवली एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस बोथ दैट आर नॉट लाइबल टू टैक्स और 100% एग्जम्प्टेड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि अगर कोई पर्सन गुड्स की सप्लाई कर रहा है या सर्विस की सप्लाई कर रहा है और वो 100% जीएसटी में एग्जम्प्ट है, उस पर जीएसटी नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो अब कल हमने लक्ष्मी नगर में भंडारा रखा, मान लो कड़ी चावल का, ठीक है। पहले हमारा पूरी छोले का प्रोग्राम बना, फिर हमारा छोले चावल का प्रोग्राम बना, फिर हमारा भाई साहब कड़ी चावल का फाइनली प्रोग्राम बना। खाओगे कड़ी चावल, खाओगे? भिजवा दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब मान लो मैंने कड़ी चावल का प्रोग्राम रखा, अब मान लो मैं कड़ी चावल सेल करता हूं जी, कड़ी चावल मान लो सेल करता हूं। अब कड़ी चावल जो मैं सेल कर रहा हूं, बहुत ध्यान सुना, कड़ी चावल जो मैं सेल कर रहा हूं, हेलो अंकल इधर, कड़ी चावल जो मैं सेल कर रहा हूं, मान लो गवर्नमेंट ने कहा ये कड़ी चावल जीएसटी में एग्जम्प्ट है। भाई जो भी कड़ी चावल बेच रहे हैं वो जीएसटी में एग्जम्प्ट है, वो जीएसटी में क्या है, एग्जम्प्ट है। अब अगर कड़ी चावल जीएसटी में एग्जम्प्ट है तो गवर्नमेंट ने कहा जब ये कड़ी चावल एग्जम्प्ट है, इस पर तो जीएसटी पे करने की बात ही नहीं है। और जब पे करने की बात ही नहीं है और तू इसके अलावा और कोई सप्लाई कर भी नहीं रहा, तो तेरे को जीएसटी में आने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि तो एक्सक्लूसिवली किस में डील कर रहा है, एग्जम्प्टेड गुड्स या एग्जम्प्टेड सर्विस या नॉन टैक्सेबल गुड्स या नॉन टैक्सेबल सर्विस, उसमें डील कर रहा है। अब दूसरा एग्जांपल सुनो, जैसे मान लो जो भी शराब की दुकान वाले हैं, अब शराब पर जीएसटी नहीं है, आप सब जानते हो। अगर मेरा काम सिर्फ शराब की दुकान का है तो मेरे को गवर्नमेंट ये बात कहती है रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मैं नॉन टैक्सेबल गुड्स में डील कर रहा हूं। क्या बात समझ में आ रही? तो पहला गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्टेड गुड्स या एग्जम्प्टेड सर्विस में डील करते हो, उस केस में आपको करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। रीजन, उस केस में जीएसटी ही पे नहीं करना। जब जीएसटी पे नहीं करना, तुम करवा के भी क्या करोगे? तो पहला केस तो ये बाहर निकाल दिया। दूसरा केस गवर्नमेंट ने बाहर निकाला एग्रीकल्चरिस्ट। एग्रीकल्चरिस्ट कौन से? अप टू द एक्सटेंट ऑफ कल्टीवेशन, खेती बाड़ी, पशुपालन नहीं, पशुपालन नहीं। इट मींस अगर तुम खेती बाड़ी कर रहे हो, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर तुम खेती बाड़ी कर रहे हो, अगर तुम खेती बाड़ी करना, जो भी किसान खेती बाड़ी कर रहा है, तो वो किसान गवर्नमेंट यहां से बाहर निकाल दिया। उसका रीजन सिंपल है, क्योंकि गवर्नमेंट किसानों पर जीएसटी एप्लीकेबल करना नहीं चाहती, ठीक है जी। और आपको मैंने पहले कहा भी था कि नॉर्मली किसान वाले केस में रिवर्स चार्ज लगता है, मतलब गवर्नमेंट किसानों को बोलती है कि तुम जीएसटी मत पे करो, तुम्हारे बिहाफ पे जो अपना सामने वाली पार्टी होगी वो जीएसटी पे कर देगी। ऑलरेडी वहां पे रिवर्स चार्ज है। अब जब वहां पे रिवर्स चार्ज है तो गवर्नमेंट ने वैसे ही कह दिया कि एग्रीकल्चरिस्ट जो खेती बाड़ी करते हैं उनको यहां पे करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो एग्जम्प्ट है। चलो जी, और फिर कौन सा एग्जम्प्ट हो गया? अगला फिर 5 नोटिफाइड केस में क्या आ रहा है, सप्लाई अंडर कवर्ड अंडर आरसीएम, मतलब अगर कोई सप्लाई आरसीएम में कवर है, रिवर्स चार्ज वाली सप्लाई है। अब एक बच्चा है, क्या नाम है आपका, चिराग। चिराग कह रहा है यार गाबा सर एक बात बताओ यार, ओए ओए गाबा सर एक बात बताओ। मैं कब बोल लो सर, गाबा सर एक बात बताओ, आपने ना मतलब हमें ये कहा था कि जो रिवर्स चार्ज में कवर होते हैं तो उनको तो स्टार्टिंग से जीएसटी पे करना पड़ता है, मतलब उनको तो रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। मैं कहा बिल्कुल होता है सर। फिर अभी आप कह रहे हो कि सप्लाई कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज, उन्हें करवाना नहीं है। अब दोनों लाइन को फर्क समझो। मैं सप्लाई कर रहा हूं, मेरी सप्लाई रिवर्स चार्ज में कवर है, तो मैं कौन हुआ, सप्लायर। आप कौन हुए, रिसीवर। तो जीएसटी कौन पे करेगा, मैं या आप पे करोगे? भाई आप जीएसटी पे करोगे ना। हेलो भाई साहब, ये तो समझ में आ रहा है ना कि अगर मान लो रिवर्स चार्ज वाला केस है, मैंने तुम्हें सप्लाई की है तो मैं जीएसटी गवर्नमेंट को नहीं दूंगा, तुम गवर्नमेंट को जीएसटी देकर आओगे। ये बिल्कुल बेसिक सी बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि तुम गवर्नमेंट को जीएसटी देकर आओगे, तो गवर्नमेंट ने कहा जब रिवर्स चार्ज वाले केस में, जब रिवर्स चार्ज वाले केस में जीएसटी देना ही रिसीवर ने है, तो सप्लायर जीएसटी में आकर करेगा भी क्या? नहीं यार ये बात समझ यार, गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है विवेक, अगर रिवर्स चार्ज वाले केस में, अगर रिवर्स चार्ज वाले केस में जीएसटी देना ही रिसीवर ने है, तो सप्लायर जीएसटी में कवर होके भी क्या करेगा? इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि अगर कोई सप्लायर रिवर्स चार्ज वाली सप्लाई कर रहा है तो वो सप्लायर एग्जम्प्ट है, रिसीवर एग्जम्प्ट नहीं है। रिसीवर सेक्शन 24 में मैंडेटरी करवाएगा और वो जीएसटी पे करेगा। बस ये पर ध्यान दो।
तो यहाँ पे ना बहुत बार बच्चा कंफ्यूज होता है। बच्चा ये बात कहता है सर ये लाइन सेक्शन 24 के अंदर भी है, आपको मैं दिखाऊं? देखो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये लाइन जो है आरसीएम वाली, देखो ये रहा आरसीएम, आरसीएम वाली लाइन आपका वहां पे उसके अंदर भी है, एग्जाम उसके अंदर मैंडेटरी के अंदर। अब देखो यहाँ मैंडेटरी के अंदर भी है और यहाँ गवर्नमेंट एग्जाम्शन में निकाल दिया। तो यहाँ बात हो रही है सप्लायर जो सप्लाई कर रहा है आरसीएम की, और वहां बात हो रही है रिसीवर जो जीएसटी पे कर रहा है रिवर्स चार्ज वाला। तो उनको स्टार्टिंग से करवाने की रिक्वायरमेंट है, सप्लायर को स्टार्टिंग से करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर वो यही सप्लाई कर रहा है तो वो एग्जम्प्ट है। रीजन क्योंकि उसको जीएसटी पे करने की लायबिलिटी नहीं है, उसके बिहाफ पे रिसीवर पे करेगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ आ रही है जी? पक्का पक्का? आगे देखो फिर अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है। अगला पॉइंट देखो जी, पहले बताओ तीन केस कौन कौन से निकल गए। पहला केस निकल गया अगर मैं एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्टेड गुड्स एग्जम्प्टेड सर्विस में डील करूंगा तो बाहर हो गया। दूसरा फिर यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि अगर खेती बाड़ी कर रहे हो एग्रीकल्चरिस्ट हो तो यहाँ से बाहर हो गया। तीसरा गवर्नमेंट ने क्या बोला, सप्लायर सप्लाई कर रहा है और जो कवर है रिवर्स चार्ज में तो वो यहाँ से बाहर हो गया। चौथा गवर्नमेंट कह रही है अगर इंटर स्टेट सर्विस की सप्लाई हो रही है, इंट्रा स्टेट नहीं, इंट्रा नहीं, इंटर स्टेट, अगर तुम इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो दूसरी स्टेट में सर्विस की तो तुम्हें 20 लाख और 10 लाख तक करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब आप, अब मुझे नहीं पता मेरी क्लास में कितने बच्चे इंटेलिजेंट हैं, अगर एक बच्चा भी मेरी क्लास में इंटेलिजेंट होगा, कितने बच्चे? एक। अगर सिंगल बच्चा भी मेरी क्लास में इंटेलिजेंट होगा, वो एक बात समझ गया होगा। क्या समझ गया होगा जी? वो ये बात समझ गया होगा अगर सिंगल बच्चा भी क्लास में इंटेलिजेंट होगा, अगर सिंगल बच्चा भी, कि ऊपर वाले 3 केस में अगर आप चेक करोगे कोई भी लिमिट नहीं है। आप चेक कर लो, ऊपर वाले 3 केस में कहीं पर भी लिमिट नहीं है। बट इस केस में गवर्नमेंट कह रही लिमिट है कि अगर तुम सर्विस की सप्लाई कर रहे हो और दूसरी स्टेट में सप्लाई कर रहे हो तो तुम्हें 10 और 20 लाख तक करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके बाद तुम्हें करवाना पड़ेगा। ठीक है जी। अगला बताओ फिर अगला कौन सा निकल के आ रहा है। अगला आ रहा है इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो किसकी, हैंडीक्राफ्ट गुड्स की, तो भी 10 और 20 लाख तक करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हैंडीक्राफ्ट गुड्स क्या होते हैं? नहीं, हैंडमेड्स। अब सिंपल गवर्नमेंट इसको प्रमोट करना चाहती है, तो गवर्नमेंट अगर प्रमोट करना चाहती है तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम हैंडीक्राफ्ट गुड्स की इंटर स्टेट सप्लाई कर लो, तुम्हें करवाने की कोई भी रिक्वायरमेंट, तुम्हें करवाने की यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। 10 और 20 लाख तक तुम यहां से बाहर हो जाओगे। ठीक है जी। अगला, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन सप्लाई ऑफ इंटर स्टेट हैंडीक्राफ्ट गुड्स अप टू 10 लाख और 20 लाख। अगेन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी सेक्शन नंबर 24 में ही कवर होते हैं। बट गवर्नमेंट ने कहा है वो 24 में कवर, बट अगर वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन दूसरी स्टेट में सप्लाई कर रहा है, अगर दूसरी स्टेट में हैंडीक्राफ्ट गुड्स की सप्लाई कर रहा है, अगेन 10 और 20 लाख तक उसे करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर अगला गवर्नमेंट कह रही है सप्लायर अगर वो सप्लाई कर रहा है सर्विस कौन सी, अदर देन 95। अच्छा कोई मेरे को बोलेगा 95 में सर्विस कौन सी आती है? 95 तो मेरे ख्याल से हमने किया ही नहीं है। 95 में क्या था, याद करो 95 में टोटल मिला के अभी हमने किया 4 सर्विस, याद है? प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन, हाँ 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 हाँ, कैब वाली सर्विस हो गया, हाँ 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 हाँ, हाउस कीपिंग की सर्विस हो गया, हाँ 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 हाँ। तो याद करो वो 4 सर्विस हमने की थी। तो वो 4 सर्विस गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, आपकी रेस्टोरेंट वाली स्विगी जोमेटो वाली हो गया, आपकी वो कौन सी सर्विस हो गया अपना, प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन की सर्विस हो गया, हाउस कीपिंग की सर्विस हो गया, और एक सर्विस आपकी और निकल के आती है आपका अपना कैब की सर्विस हो गया अपना, और कैब की सर्विस के बाद अपनी अगली सर्विस निकल के आती है होटल वाली सर्विस हो गया, स्विगी जोमेटो वाली सर्विस हो गया, हाँ हाउस कीपिंग की सर्विस हो गया, और प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन की सर्विस हो गया। ये 4 सर्विस आपकी यहाँ पे निकल के आती हैं। इन 4 सर्विस को छोड़कर अगर कोई सप्लायर सर्विस का सप्लायर है तो उसको अपना 10 लाख और 20 लाख तक करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ये टोटल मिला के 7 केस निकल के आ रहे हैं। अब मैं चाहता हूं एक बार 7 केस, चाहे आप देख के चाहे बिना देख के लिखने की कोशिश करो, बट उससे पहले 7 केस मैं रिपीट करवा देता हूं। पहला केस निकल के आ रहा है कि अगर पहला केस कौन सा निकल के आ रहा है? पहला केस निकल के आ रहा है कि अगर मैं एग्जम्प्टेड गुड्स या सर्विस में डील करूं तो तुमने स्टार्टिंग से करवाना है। दूसरा फिर गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, सेकंड केस में गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर तुम एग्रीकल्चर तुम्हें स्टार्टिंग से करवाना है। तीसरा गवर्नमेंट कह रही है अगर तुम रिवर्स चार्ज के सप्लायर हो तुम्हें स्टार्टिंग से करवाना है। चौथा फिर गवर्नमेंट ने बोला कि अगर तुम इंटर स्टेट सप्लाई करोगे सर्विस की तो तुम्हें स्टार्टिंग से करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 10 और 20 लाख तक आपको करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगला फिर गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप इंटर स्टेट मूवमेंट करो हैंडीक्राफ्ट गुड्स का तो भी तुम्हें करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगला फिर गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है कि अगर तुम अपना कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो,
अगर तुम कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो और तुम यहाँ पे सप्लाई कर रहे हो तो 10 और 20 लाख तक तुम्हें करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स सप्लाई कर रहा है। और फिर अगर कोई सप्लायर किसी ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू सर्विस की सप्लाई करेगा तो उस केस के अंदर भी 10 और 20 लाख रुपए की लिमिट उसके हाथ में एप्लीकेबल हो जाएगी, बस ये पर ध्यान दीजिए। तो ये सब लोग ऐसे हैं जो जिनको करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं दोबारा बोलूंगा, ये सब लोग ऐसे हैं, इन सब लोगों को करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ लोगों को स्टार्टिंग से ही नहीं करवाना, कुछ लोगों को एक लिमिट तक नहीं करवाना, लिमिट के बाद उन्हें करवाना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दीजिए। क्या बात समझ आ रही है? पक्का पक्का। चलो अब अगर बताओ, अब इन लोगों को तो हमें करवाना ही नहीं है, इनको तो हमें करवाना ही नहीं है, तो इनको करवाना है, इनको बाहर निकाल दो। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि उनको तो स्टार्टिंग से ही करवाना है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट क्या बोल रहे हैं कि इनको स्टार्टिंग से ही करवाना है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, इनकी चाहे लिमिट 1 रुपए ही क्यों ना, इनको स्टार्टिंग से करवाना है। अब कौन कौन से हैं जी? पहले गवर्नमेंट कह रही है पर्सन रिक्वायर्ड टू बी टैक्स अंडर रिवर्सल दैट इज रेसिपिएंट। अब यहाँ पे पहला पॉइंट गवर्नमेंट क्या कह रही है, he if already registered within, if already registered then no need to, पहले कह रहे पर्सन। अच्छा पहले यहां पे आते हैं, एक बार यहां पे आते हैं, देखो हाँ यहां पे एक बार चेक करो, सेक्शन नंबर 24 के अंदर आओ पहले। अब सेक्शन नंबर एक बार 24 के अंदर आओ। अब सेक्शन नंबर 24 में कौन से लोग कवर हो रहे हैं बताओ? सेक्शन नंबर 24 में क्या हमें लिमिट के बात करवाना है, मैंडेटरी करवाना है? मैंडेटरी। अब देखो पहला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, फॉलोइंग पर्संस आर रिक्वायर्ड टू टेक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। कंपलसरी, इनको स्टार्टिंग से करवाना है। अब किनको यहां पे स्टार्टिंग से कराने की बात हो रही है? पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई, अगर कोई पर्सन इंटर स्टेट सप्लाई करेगा उसको स्टार्टिंग से करवाना है। अगर कोई पर्सन इंटर स्टेट सप्लाई करेगा उनको स्टार्टिंग से करवाना है। इंटर स्टेट में किसको बाहर निकाल दिया? अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स में डील कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 और 20 लाख तक एग्जम्प्ट है। अगर तुम इंटर स्टेट सर्विस की सप्लाई कर रहे हो तो भी 10 और 20 लाख तक तुम्हें करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब इंटर स्टेट अगर गुड्स की सप्लाई करोगे तो तुम्हें स्टार्टिंग से करवाना है। ये तुम्हारे एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन बनेगा, ये तुम्हारे एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन बनेगा। मैं दोबारा बोल दूं, इंटर स्टेट अगर सर्विस की सप्लाई कर रहे हो 10 और 20 लाख तक की रिक्वायरमेंट है। अगर इंटर स्टेट तुम सप्लाई कर रहे हो, गुड्स की सप्लाई कर रहे हो और वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स नहीं है तो उसको छोड़कर तुम्हें स्टार्टिंग से करवाना पड़ेगा। ये बात ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? सेकंड पॉइंट देखो, अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो तुम्हें स्टार्टिंग से करवाना है, बट अगर मैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, अगर मैं इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूं हैंडीक्राफ्ट गुड्स की, तो भी तुम्हें करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तुम यहां से बाहर हो जाओगे। उसके बाद फिर पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, जो रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करने के लायबल है उनको स्टार्टिंग से करवाना। बताओ, अब वैसे मान लो मैं आरसीएम में जीएसटी पे करने के लायबल हूं, मेरे को स्टार्टिंग से करवाना है, ठीक है। उसके बाद नॉन रेजिडेंट जो एनआर होते हैं उनको स्टार्टिंग से करवाना है, जो एनआर जो होते हैं उनको भी स्टार्टिंग से करवाने की रिक्वायरमेंट होती है। टीडीएस डिडक्टर, अब ये पॉइंट हमारा बैलेंस बचा हुआ है, याद आपको मैंने कहा था एक नया टॉपिक इन्होंने जोड़ा टीडीएस और टीसीएस। तो टीडीएस वाला पॉइंट जो है ये हमारा बैलेंस बचा है, ये 15-20 मिनट का टॉपिक बिल्कुल सिंपल सा है, और इसके अंदर वो टीडीएस नहीं है जो तुमने इनकम टैक्स के अंदर पढ़ा, ये तो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। और ये पहले सीए फाइनल में होता था एक कॉन्सेप्ट, अब इन्होंने सीए इंटर में भी कवर कर लिया। तो इसको बस इतना सोच लो कि जो भी टीडीएस काटने वाला होगा ना जीएसटी में, जो भी टीडीएस काटने वाला होगा उसको भी स्टार्टिंग से करवाने की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जो एजेंट होते हैं, एजेंट को भी स्टार्टिंग से करवाना होता है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो आईएसडी होते हैं, अब बच्चा अगर ये क्या बला है, ये आपके सिलेबस में ही नहीं है, ये पॉइंट आपके सिलेबस में ही नहीं है, तो आपको पता भी नहीं आईएसडी क्या होते हैं। आईएसडी एक्चुअल में क्या होते हैं? आईएसडी का ऑफिस होता है। आईएसडी का मेन काम बस ये होता है कि पीछे से अपनी ब्रांचेस के लिए सर्विस लेना और उसका आईटीसी क्लेम करना और उस आईटीसी को अपनी ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट करना। मैं दोबारा बोलूंगा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ी कंपनी है, अब बहुत बड़ी कंपनी कहती है वो सारा काम मैं नहीं संभाल पाऊंगी, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, एक हेड ऑफिस क्रिएट करो जो तुम्हारे बिहाफ पे सारे काम करेगा, बिल इस हेड ऑफिस के नाम पर बनेगा, बट इसका मेन काम कोई आगे सप्लाई करना नहीं है, तो गवर्नमेंट ने कहा ये आईटीसी क्लेम करेगा, फिर आईटीसी क्लेम करके इस आईटीसी को अगली ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। किस रेशो में करेगा, कैसे करेगा, वो सारी की सारी बातें सीए फाइनल के भी सीए इंटर लेवल पे नहीं है। बट अभी गवर्नमेंट ने कहती है जो आईएसडी हैं, जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनको भी स्टार्टिंग से करवाने की रिक्वायरमेंट है जी। अगला फिर ओआईडीएआर की सर्विस वाले, जो ओआईडी की सर्विस वाले उनको भी स्टार्टिंग से करवाने की रिक्वायरमेंट है। फिर अगला दोनों में गवर्नमेंट ने ईसीओ कवर कर लिया। अब ईसीओ चाहे टीसीएस कलेक्ट करने वाला हो चाहे जीएसटी पे करने वाला हो, दोनों को करवाने चाहिए। मतलब ऑनलाइन वेबसाइट वाले तो हर केस में यहां पर कवर ही कवर है। गवर्नमेंट का वो तो बाहर निकल ही नहीं सकते, तो ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू तुम सप्लाई कर रहे हो तो उसको भी करवाना है और तुम्हें भी करवाना है, ये दोनों की बात यहां पे हो रही है। उसके बाद जी
सप्लायर हु सप्लाइंग सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ईसीओ। सप्लायर अगर, ध्यान रखना, सप्लायर अगर सर्विस की सप्लाई करेंगे तो फिर तो थ्रेशोल्ड लिमिट है, बट अगर वो गुड्स की सप्लाई करेंगे तो कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। उस केस में तुम्हें स्टार्टिंग से करवाना पड़ेगा अगर ईसीओ के थ्रू गुड्स की सप्लाई कर रहे हो। यार क्या यार भाई, कैसे होंगे इतने सारे पॉइंट्स यार, समझ नहीं आ रहा। मतलब हम याद भी नहीं कर पाएंगे। होंगे, मैं कह रहा हूँ होंगे। एक बार दोबारा से देखो, पहले मेरे को बताओ अभी हमने क्या पढ़ा। अभी हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 24। 23 में क्या था, नोट लाइबल। 24 में क्या है, मैंडेटरी। पहला हमने क्या पढ़ा, पहला हमने पढ़ा जी अगर आप इंटरस्टेट अगर गुड्स की सप्लाई करोगे और वो गुड्स हैंडीक्राफ्ट गुड्स नहीं है तो उन्हें स्टार्टिंग से करवाना है। फिर दूसरा दूसरा हमने क्या पढ़ा, दूसरा गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है कि अगर आप रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करने के लायबल हो तो आपको स्टार्टिंग से करवाना है। तीसरा गवर्नमेंट ने बोला फिर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अगर इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं हैंडीक्राफ्ट गुड्स को छोड़कर तो उनको भी स्टार्टिंग से करवाना है। फिर जो टीडीएस काटने वाले हैं, टीसीएस कलेक्ट करने वाले, इनको स्टार्टिंग से करवाना है। एजेंट को स्टार्टिंग से करवाना है। आईएसडी को स्टार्टिंग से करवाना है, ठीक है। और उसके अलावा OIDR के सर्विस को स्टार्टिंग से करवाना है। और आईएसडी हमारा हो गया। एनआर जो होते हैं इनको भी तुम्हें स्टार्टिंग से करवाना है। ये सब लोग ऐसे हैं जो सेक्शन 24 में कवर है, इनमें कोई लिमिट एप्लीकेबल, इनको स्टार्टिंग से करवाना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, 100% बन सकता है। केस स्टडी बना के, वो केस स्टडी बना देंगे या एक नॉर्मल क्वेश्चन दे देंगे, बताओ किन लोगों को सेक्शन 24 में करवाने की रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में लिस्ट काम आएगी जी। क्या बात समझ आ रही है, बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक बार ऐसा करो, सारे के सारे बच्चे, लाइव तो क्लास चल नहीं रही ना, लाइव तो क्लास चल नहीं रही, बट फिर भी तुम ये मानो लाइव है। अब तुमने क्या करना है, अपना मोबाइल उठाओ। अब यहाँ पे अगर चैट चल रही है तो चैट चला लो, नहीं चल रही है तो मोबाइल उठाओ या कोई लैपटॉप कुछ भी उठा लो या कोई पेन पर उठा लो। ये सारे के सारे नाम एक बार देख के ही लिख लो, बट लिख लो जी, ठीक है। मतलब लिख लो का मतलब एक बार याद करने की कोशिश करो कि इसमें कौन कौन से नाम यहाँ पे कवर है। ये नोट्स तो मैं आपको दे ही दूंगा, बट आप खुद यहां पे मोबाइल में एक बार लिखो कि कौन कौन से ऐसे हैं जो 24 में कवर होते हैं जी। जल्दी लिखो फटाफट से जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बड़ा जी, जल्दी। कई बच्चे लिख नहीं रहे, कई बच्चे लिख नहीं रहे, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम इसके क्वेश्चन भी आपको मैं दिखाऊंगा, तो आपको मैं दिखा दूंगा सारे क्वेश्चन, सारे ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन जो बने होंगे 22 23 24 में से ही बने होंगे जी, ठीक है जी। तो ये आपको लिखना है, याद होने बहुत जरूरी है। सेक्शन 24 याद होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कैसे, कौन से लोग हैं जिनको स्टार्टिंग से करवाना है। डन, क्लियर है। चलो अब थोड़ा सा यहाँ पे आ जाओ, अब थोड़ा सा यहाँ पे आ जाओ जी। अब यहाँ पे आ जाओ। अब ये 23 समझ में आ गया जी। 23 में कौन कौन है, 23 में कौन कौन है जिनको कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा ऐसा करते हैं, एक बार दोबारा से रिकॉल करते हैं, ठीक है जी। एक बार दोबारा से रिकॉल करते हैं, सारे के सारे बच्चे एक बार सीधे होके बैठ जाओ। अब एक बार ऐसा करते हैं, एक बार फटाफट से रिकॉल करते हैं कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो लाइबल नहीं हैं, ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको मैंडेटरी करवाना है। क्योंकि ये क्वेश्चन कंफर्म आपके एग्जाम के अंदर बन जाएगा 4 से 5 नंबर का, और मुझे उम्मीद है कि आप गलती करके आओगे अगर आपको याद नहीं होगा। एक बार फटाफट से सुपर फास्ट तरीके से रिकॉल करते हैं। सेक्शन नंबर 23 हमारा क्या निकल के आ रहा है, नोट लाइबल। नोट लाइबल में आपको मैंने कहा था टोटल मिला के 7 पॉइंट हैं, 2 आपके स्पेसिफाइड हैं, 5 आपके नोटिफाइड हैं। पहला क्या निकल के आ रहा है, पहला निकल के आ रहा है कि अगर मैं एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्टेड गुड्स या एग्जम्प्टेड सर्विस में डील कर रहा हूं तो मुझे उस केस में करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसका रीजन क्या था कि मेरे को जीएसटी ही पे नहीं करना। जब मेरे को जीएसटी ही पे नहीं करना तो उस केस में गवर्नमेंट का तुम करवा के भी क्या करोगे, क्योंकि तुम डील कर रहे हो एग्जम्प्टेड गुड्स और सर्विस में। अब एक बच्चा कहता है सर अगर मैं एग्जम्प्टेड में भी डील भी कर रहा हूं,
टैक्सेबल के अंदर भी कर रहा हूं तो क्या मुझे करवाना पड़ेगा, बट ऑब्वियस सी बात है यहां पे बाहर क्या निकाले हैं, एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्टेड गुड्स या एग्जम्प्टेड सर्विस में डील करोगे तब तुम्हें नहीं करवाना। दूसरा केस गवर्नमेंट ने कहा अगर तुम एग्रीकल्चरिस्ट हो अप टू द एक्सटेंट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, मतलब जहां तक तुम खेती बाड़ी कर रहे हो तब तक एग्जम्प्ट है, अगर तुम पशुपालन करोगे तो भी तुम्हें करवाना पड़ेगा। यहां पर कल्टीवेशन यहां पे कवर किया और कुछ यहां पे कवर नहीं किया। तीसरा केस यहां पर गवर्नमेंट अब जो कह रही है वो स्पेसिफाइड केस है। कौन सा केस गवर्नमेंट कहना चाह रही है कि अगर तुम रिवर्स चार्ज में, अगर कोई सप्लायर है वो रिवर्स चार्ज वाली सप्लाई कर रहा है, उस केस में जीएसटी रिसीवर पे करता है, तो सप्लायर को यहां पे करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सप्लायर यहां से बाहर हो जाएगा। तीसरा पॉइंट ये है। पॉइंट नंबर 4 ये निकल के आ रहा है कि अगर आप इंटर स्टेट सर्विस की सप्लाई करोगे, गुड्स की नहीं सर्विस की सप्लाई करोगे, तो 10 और 20 लाख तक तुम्हें करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहां पर तुम्हें लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी। अगला गवर्नमेंट ये बात करे कि अगर तुम कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो और तुम इंटरस्टेट हैंडीक्राफ्ट गुड्स की सप्लाई कर रहे हो तो 10 और 20 लाख तक तुम्हें भी करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तुम यहां से बाहर हो। फिर अगला गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर 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 मैं इंटरस्टेट सप्लायर हूं, गुड्स का सप्लायर हूं, बट मैं हैंडीक्राफ्ट गुड्स की सप्लाई कर रहा हूं, अगेन 10 और 20 लाख तक मुझे कुछ भी करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो गवर्नमेंट ने कहा तुम यहां से बाहर हो 10 और 20 लाख तक, उसके बाद तुम्हें करवाना पड़ेगा, बट 10 और 20 लाख तक तुम्हें करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर अगला गवर्नमेंट ने बोला कि अगर कोई सप्लायर है और सप्लायर वो किस कह रही सर्विस का, और सर्विस कौन सी 9(5) वो छोड़ के, याद करो सेक्शन नंबर 9(5) में 4 सर्विस आती हैं, उन चारों को छोड़ के अगर कोई सप्लायर ईसीओ के थ्रू सर्विस की सप्लाई कर रहा है तो उसको भी हम थ्रेशोल्ड लिमिट दे देंगे, 10 और 20 लाख तक उनको भी करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये सब लोग 23 से बाहर हो गए। फिर 24 में मैंडेटरी में कौन कौन आएगा? मैंडेटरी के अंदर पहला पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो किसकी, गुड्स की, गुड्स कौन से हैंडीक्राफ्ट गुड्स को छोड़कर, तो उनको स्टार्टिंग से करवाना है। फिर दूसरा गवर्नमेंट ने क्या बोला, दूसरा पॉइंट गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है, सेकंड पॉइंट गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है कि अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो और तुम हैंडीक्राफ्ट गुड्स में डील कर रहे हो, उसको छोड़कर फिर तुम्हें स्टार्टिंग से करवाना पड़ेगा सीटीपी या जो नॉन रेजिडेंट होते हैं उनको। फिर अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? अगला पॉइंट निकल के आ रहा है एजेंट, तो एजेंट अगर हो तो स्टार्टिंग से करवाना है। आईएसडी वालों को स्टार्टिंग से करवाना है। फिर अगला 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 गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, बोलो 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 फटाफट से अगला पॉइंट गवर्नमेंट कौन सा है? हाँ, अगला गवर्नमेंट ये बात करना चाह रही है कि अगर ईसीओ है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, चाहे वो टीसीएस कलेक्ट करें चाहे वो जीएसटी पे करें, उनको स्टार्टिंग से करवाना है। फिर अगर कोई सप्लायर है, अगर वो ईसीओ के थ्रू सर्विस की सप्लाई कर रहा है, अगर वो ईसीओ के थ्रू सर्विस की सप्लाई कर रहा है और वो 9(5) वाली सर्विस है, तो गवर्नमेंट कह रही है उन केस में उनको स्टार्टिंग से करवाने की रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी। और अगर वो गुड्स का सप्लायर है तो भी उनको स्टार्टिंग से करवाना पड़ेगा। ये सारी बातें आपके यहाँ पे निकल के आती हैं। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो देखो सारी की सारी बातें यहाँ पे आपकी निकल के आ रही हैं। अब बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, अब यहां पे ये तो हमें समझ में आ गया भाई किनको स्टार्टिंग से करवाना है और कौन कौन लाइबल नहीं है। अब मुद्दा ये निकल के आ रहा है भाई कौन कौन लाइबल है। अब देखो सेक्शन 22 में ना सबसे पहले हम चेक करते हैं इसका सब सेक्शन 2, 3, 4 जो है, जिनको जिनको स्टार्टिंग से करवाना है। ये कभी भी एग्जाम के अंदर बनेगा नहीं। अब सर छुड़वा दो, फिर छुड़वा देता, ठीक है जी, बट इंस्टीट्यूट का भरोसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। बट फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। और ये मैं बता दूं, ये ना उस टाइम का है जब स्टार्टिंग में जीएसटी बना था। 22(2) ये बात कहता है जो लोग पुराने लॉ में रजिस्टर्ड, आपको पता है जब जीएसटी आया था तो उस टाइम तो लोग पुराने लॉ में रजिस्टर्ड थे ना, कोई वैट में था, कोई सर्विस टैक्स में था और अपना कोई एक्साइज में था, तो उन सबको जीएसटी में आना था। और जीएसटी में आना था ना, तो गवर्नमेंट ने उस टाइम कहा था अगर तुम पुराने लॉ से जीएसटी में आ रहे हो तो तुम्हें स्टार्टिंग से ही करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, तुम्हारे केस में कोई भी लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। पहला पॉइंट ये था। क्या लिखा है? पर्सन रजिस्टर्ड अंडर एग्जिस्टिंग लॉ, मतलब वैट सर्विस टैक्स, तो उनको स्टार्टिंग से करवाना, ठीक है। फिर अगर कोई केस गवर्नमेंट ये बात कहना चलेगा, अगर कोई केस आपका बिजनेस ट्रांसफर वाला है, मान लो आपने बिजनेस ट्रांसफर कर दिया। अब अगर आपने बिजनेस ट्रांसफर कर दिया तो सामने वाला पर्सन जो ट्रांसफ्री है, ट्रांसफर नहीं, जो ट्रांसफ्री है, उसको भी स्टार्टिंग से करवाना पड़ेगा। उस वाले केस में भी कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। तीसरा गवर्नमेंट कह रही है अमलगमेशन मर्जर डीमर्जर। इस केस में जो सामने वाली कंपनी है, जो रिजल्टिंग कंपनी है, उनको भी स्टार्टिंग से करवाना पड़ेगा। ये 3 केस यहां पे निकल के आ रहे हैं, बस इन तीनों को छोड़ के बाकी सब केस में लिमिट एप्लीकेबल है जी। अब सुनो ध्यान से, अब सबसे मेन है जहां से क्वेश्चन बनेगा। अब जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, अब मैं तुम्हें लिमिट जो बता रहा हूं, लिमिट अगर तुम खुद पढ़ोगे
तो तुम इतने कंफ्यूज रहोगे, इतने कंफ्यूज रहोगे, इतने कंफ्यूज रहोगे कि तुम समझ नहीं आएगा कि तुम, मतलब समझ गए ना वो डायलॉग था सलमान खान का कि इतने छेद करेंगे, इतने छेद करेंगे, इतने छेद करेंगे कि तुम्हें समझ नहीं आएगा, तो तुम समझ लोगे जी। तो क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है, गवर्नमेंट कह रही है मतलब इतनी लिमिट है, मतलब हर केस में ना लिमिट की बड़ी कंफ्यूजन है। तो अब मैं तुम्हें, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, अब मैं तुम्हें एक ऐसा क्रक्स देने जा रहा हूं, इंस्टीट्यूट कभी भी क्वेश्चन कहीं से बना दे लिमिट बेस वाला, इससे बाहर नहीं बनेगा। बट प्रोवाइडेड जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो तुम्हारे दिल दिल रोम रोम में समा जाना चाहिए, मैं ऐसा कह रहा हूं जी। और ये तुम्हें किसी बुक में नहीं मिलेगा, मॉड्यूल में भी नहीं शायद मिलेगा, मॉड्यूल में शायद अब पहले तो नहीं था, बट अब मेरे को मैंने इतना आइडिया नहीं है, शायद मिल जाए। बट मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं ना बहुत बढ़िया लेवल की चीज है, अगर आप इनको याद कर लोगे तुम्हारा दिमाग बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कहां पर कितनी लिमिट है जी। अब देखो क्या कहना चाह रहा हूं जी। अब यहां पे एक बार चेक करते हैं, देखो यहां पे गवर्नमेंट ने क्या लिखा है जी, देखो जी ये चीज है आपके सामने। अब गवर्नमेंट ये बात कह रही है, सबसे पहले आप 4 स्टेट जो है ना, 4 स्टेट तो अलग कर लो, 4 स्टेट अलग करनी है, 6 स्टेट अलग करनी है और अदर स्टेट अलग करनी है। ठीक है, एक बार दोबारा बोलूंगा, 4 स्टेट मुझे अलग करनी है, 6 स्टेट मुझे अलग करनी है, अदर स्टेट मुझे अलग करनी है। अरे 6 और 4 10 स्टेट तो निकल गई। जीएसटी में 31 स्टेट होती हैं, तो 31 का मतलब यहां पे आपकी मेरे ख्याल से 31 होती है ना, तो 21 स्टेट यहां पे निकल के रह गई। भाई जीएसटी में यही तो होती है ना, जीएसटी में 28 स्टेट होती हैं, फिर 8 यूटी में 3 यूटी को भी हम स्टेट मानते हैं, 28 और 3 कितनी होगी 31, और ये कितना हुआ 6 और 4 10, तो 21 स्टेट ऐसी हैं जो यहां पे आएंगे, 21 स्टेट। ठीक है, अब एक बार वो 4 स्टेट कौन सी है पहले वो देख लेते हैं, 4 स्टेट कौन सी हैं। 4 स्टेट हैं नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। एक बार दोबारा बोलो, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। एक बार फिर बोलो, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। एक बार फिर बोलो, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 4 स्टेट में गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, चाहे तुम गुड्स में डील करो, चाहे तुम सर्विस में डील करो, तुम किसी में भी डील करो, लिमिट तुम्हारी हमेशा 10 लाख रुपए है बस। मतलब इन 4 स्टेट में तुम कभी भी डील करोगे, इन 4 स्टेट में तुम कभी भी डील करोगे, ऑलवेज तुम्हारी 10 लाख रुपए की लिमिट एप्लीकेबल होगी, बस ये पता है, ऑलवेज 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 तुम्हारी 10 लाख रुपए की लिमिट जो है वो यहां पे एप्लीकेबल हो जाएगी। क्या बात समझ आ रही है? सर अगर मैं गुड्स एंड सर्विस दोनों में डील कर रहा हूं 10 लाख की लिमिट है। सर मैं सिर्फ गुड्स में डील कर रहा हूं 10 लाख की लिमिट है। सर मतलब मैं साथ में सर्विस में डील कर रहा हूं 10 लाख की लिमिट है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 10 लाख की लिमिट है, 10 लाख की लिमिट है भाई साहब। मतलब टोटल टर्नओवर 10 लाख तक है तो करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर 10 लाख से ऊपर है करवाना पड़ेगा, बात खत्म, बात खत्म। ठीक है, चलो अच्छी बात है। फिर आ जाओ 6 स्टेट में। अब 6 स्टेट में गवर्नमेंट कह रही है इन 6 स्टेट में लिमिट ऑलवेज एप्लीकेबल जो होगी वो ऑलवेज एप्लीकेबल होगी 20 लाख की। कौन कौन सी? एपी में क्या आ गया जी? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पौंडीचेरी, तेलंगाना, मेघालय, सिक्किम। क्या कहना चाह रहे हैं? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पौंडीचेरी, तेलंगाना, मेघालय, सिक्किम। एक बार फिर बोलूंगा मैं, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पौंडीचेरी, तेलंगाना, मेघालय, सिक्किम। इन 6 स्टेट में गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है ऑलवेज 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 20 लाख रुपए की तुम्हारी लिमिट एप्लीकेबल होगी, चाहे तुम गुड्स में डील करो, चाहे तुम सर्विस में डील करो, चाहे तुम दोनों में डील करो। ठीक है, फिर अदर स्टेट मान लो दिल्ली है, यूपी है, पंजाब है, जेएनके, हरियाणा है, कोई भी अदर स्टेट लगा लो इन 21 स्टेट में से जी। ठीक है, अब गवर्नमेंट का देखो इस 21 स्टेट, अगर तुम इनमें सर्विस में डील करोगे तो 20 लाख की ही लिमिट है, अगर तुम गुड्स एंड सर्विस दोनों में डील करोगे तो 20 लाख की लिमिट है। अगर तुम यहां गुड्स में डील कर रहे हो, बट गुड्स कौन से हैं? 7 गुड्स। 7 गुड्स कौन से हैं? वही वाला पान मसाला, टबैको, आइसक्रीम, और पान मसाला, टबैको, अपना आइसक्रीम, फिर वो 4 तरह की ब्रिक्स। सर यहां पे एरिएटेड वाटर नहीं है ये ना, कॉम्पोजिट स्कीम वाले में 8 गुड्स थे। हेलो, बाद में पूरी जिंदगी लग रहा होगा समझ में नहीं आएगा, मैं दोबारा बता रहा हूं जी। तुम्हें लग रहा है तुम्हें समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तुम समझ, मैं अभी तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें बाद में समझ में नहीं आएगा। सर प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा। तो सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं
कि गवर्नमेंट वहां पे कॉम्पोजिट वाले में कितने हमने गुड्स किए थे 8, याद करो 8 कौन कौन से, 4 ब्रिक्स और 4 वो वाले पान मसाला, एरिएटेड वाटर, टबैको, आइसक्रीम। बट यहाँ पे एरिएटेड वाटर नहीं है, यहाँ पे पान मसाला, टबैको, आइसक्रीम और वो 4 तरह की ब्रिक्स। इन 7 गुड्स में अगर तुम डील कर रहे हो लिमिट 20 लाख की है, अदर गुड्स में डील करोगे तब जाके कहीं पर यहाँ पे 40 लाख रुपए की लिमिट एप्लीकेबल होगी। बस ये पर ध्यान दो। ओ भाई साहब, सर जी होगा बस सर जी, यार कैसे करेंगे? होगा, एक बार दोबारा से पहले उन 4 स्टेट के नाम बोलो। नाग, मणिको, त्रिपुरा और मिजोरम घुमा कर लेकर आया। नाग, मणिको, त्रिपुरा और मिजोरम घुमा कर लेकर आ गया, तो वहां पे लिमिट एप्लीकेबल होगी ऑलवेज, जो आपकी लिमिट लगेगी 10 लाख की। ठीक है, फिर अगला अगला फिर गवर्नमेंट ये बात कहते हैं 6 स्टेट। अब 6 स्टेट है यहाँ पे एटीएम पीएसयू। तुम्हारे एटीएम भरे रहेंगे अगर तुम पीएसयू में काम करोगे। पीएसयू मतलब गवर्नमेंट की कंपनी। अब एटीएम अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, मणिपुर, नहीं मणिपुर नहीं, मेघालय। और एटीएम के बाद मैंने क्या लिखा है आपका, एटीएम के बाद पीएसयू। तो पी का मतलब पौंडीचेरी, एस का मतलब सिक्की और एल का मतलब यहाँ निकल, पीयू का मतलब निकल कर है उत्तराखंड। तो इन 6 स्टेट में ऑलवेज लिमिट जो है 20 लाख की है। और बाकी जो भी स्टेट्स हैं सर्विस वाले केस में 20 लाख, गुड्स एंड सर्विस वाले केस में 20 लाख। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने बोला प्योरली गुड्स वाले केस में, बट अगर वो 7 गुड्स हैं तो 20 लाख, अगर वो अदर गुड्स में डील करेंगे तब कहीं जाके 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल होगी। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का। तो ये आपकी क्रक्स निकल के आ रहा है कि कहां कहां पर कौन सी लिमिट एप्लीकेबल है। बस ये पर ध्यान दो। अब मेरे को एक बार सारे बच्चे बोल दो, क्या हमें जब ये 20 लाख या 40 लाख निकालना पड़ेगा, क्या हमें टर्नओवर निकालनी पड़ेगी नहीं निकालनी पड़ेगी? बताना एक बार। क्या हमें टर्नओवर निकालना पड़ेगा नहीं निकालना पड़ेगा? क्या हमें टर्नओवर निकालना पड़ेगा नहीं निकालना पड़ेगा? मेरे को आंसर दो जी, यस या नो जी। जल्दी बोलो फटाफट से। क्या हमें टर्नओवर निकालना पड़ेगा नहीं निकालना पड़ेगा? यस या नो? जल्दी बोलो, यस या नो। बिल्कुल निकालना पड़ेगा। अब याद है तुम्हें कॉम्पोजिट स्कीम वाले केस में जब तुम टर्नओवर निकालते थे तो क्या होता था? जब तुम कॉम्पोजिशन स्कीम वाले केस में टर्नओवर निकालते थे तो वहां पर मैंने कहा था सारी टर्नओवर लेना, सारी टर्नओवर लेना, बट क्या नहीं लेना? एक तो इनवर्ट सप्लाई रिवर्स चार्ज वाली वो नहीं लेनी, फिर आपका वहां पे था जीएसटी और सेस नहीं लेने, फिर इंटरेस्ट और डिस्काउंट था। इंटरेस्ट और डिस्काउंट भी हम टर्नओवर में नहीं लेते थे। हेलो, ओए, याद कर लो कुछ कॉम्पोजिट स्कीम वाला चैप्टर। तो कॉम्पोजिट स्कीम वाले केस में इंटरेस्ट और डिस्काउंट हम नहीं लेते थे। यहां और वहां पे एक फर्क है, यहाँ पे इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट हमें इंक्लूड करना है। अगेन सारी टर्नओवर लेनी है, सिर्फ 2 चीजें बाहर निकालनी है। और 2 चीजें बाहर कौन सी निकालनी है वो सुन लो। पहला, अगर कोई इनवर्ट सप्लाई रिवर्स चार्ज में कवर है वो नहीं लेनी, और दूसरा जीएसटी और सेस नहीं लेने। इन दोनों को छोड़ के तुम्हारी सारी टर्नओवर आउटवर्ड सप्लाई वाली हमें काउंट करनी है, सारी की सारी। बस ये बात ध्यान दो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का, कोई भी दिक्कत वाली बात तो नहीं है? तो ये आपकी टर्नओवर मैं आपको दिखाता हूं। अभी देखते हैं यहाँ पे लिखा होगा, देखो पहले तो यहाँ पे एक बार चेक कर लो, डीम्ड रजिस्ट्रेशन। डीम्ड का मतलब क्या है? अब ऑब्वियस से पता, डीम्ड का मतलब ये है, आपको मैंने कहा था कि आपको रजिस्ट्रेशन जो करवाना होता है वो ओरिजिन स्टेट में करवाना होता है, याद है? रजिस्ट्रेशन जो होता है वो ओरिजिन स्टेट में होता है, बट रिवेन्यू जो मिलता है वो कंजम्पशन स्टेट को मिलता है। तो करवाना किस में होता है? स्टेट में। तो अगर आपने एसजीएसटी में करवा लिया तो क्या वो डीम्ड है कि तुम्हारा सीजीएसटी के अंदर भी हो गया? ऑब्वियस सी बात है, यस, हमें दोबारा से वहां नहीं जाना। ऐसे अगर मेरा एसजीएसटी में कैंसिल कर दिया गया तो बट ऑब्वियस है कि मेरा सीजीएसटी के अंदर भी कैंसिल हो चुका है। ये वही बात कह रहा है, देखो यहाँ पे लिखा है रजिस्ट्रेशन सर्टिफाइड, यूआईएन ग्रांटेड, रिजेक्टेड, एसडीएसटी, यूटीडीएसटी, डीम्ड ग्रांट अंडर सीजीएसटी। अगर एसजीएसटी में हो गया तो वो डीम्ड है कि तुम्हारा सीजीएसटी के अंदर भी हो चुका है। बस ये पर ध्यान दो। क्लियर है? अब यहां पे है सेक्शन नंबर 27, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट है। पहले मुझे बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? पहले मेरे को सारे के सारे बच्चे ये बता दो यहां तक कोई भी दिक्कत तो नहीं है ना? क्योंकि अगर यहां तक दिक्कत है फिर तो काम ही खत्म हो गया जी, फिर तो काम ही खत्म हो गया अगर आपको यहां तक दिक्कत है। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है?
हेलो भाई साहब, आपसे पूछ रहा हूँ, पक्का पक्का ना, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, लॉक कर दूं? चलो, तो 23 में एक बार दोबारा बोला, 23 में हमने क्या देखा? लाइबल। 24 में 23 में नोट लाइबल, 23 में नोट लाइबल, 24 में मैंडेटरी लाइबल, और 22 में क्या बन गया? लाइबल। अब बच्चा कह रहा सर 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, 26 हो गया, 25? अब सर 25 कहाँ है? 25 याद करो, मैंने कहा था ना, अगर आप लाइबल बन जाते हो तो 30 दिन में तुम्हें करवाना होता है। अगर तुम 30 दिन में अप्लाई कर देते हो तो इफेक्टिव बन जाते हो लाइबल की डेट से। हैं? हैं? नहीं, ये नहीं कराया क्या सर आपने? नहीं कराया? देख लो, याद कर लो, ये मैंने नहीं कराया कि अगर तुम लाइबल बन जाते हो उसके 30 दिन में तुम्हें अप्लाई करना पड़ता है। अगर विद इन 30 डेज अप्लाई कर देते हो, अगर विद इन 30 डेज अप्लाई कर देते हो, इफेक्टिव बन जाओगे लाइबल से। और अगर विद इन 30 डेज अप्लाई नहीं करते, फिर इफेक्टिव बनोगे जब से तुम्हें आरसी मिली। ये बातें मैंने आपको नहीं बताई? ये बातें बताइए नहीं बताई? बिल्कुल बताई हैं। बस एक पॉइंट हमारा यहाँ पेंडिंग है। वो पॉइंट कौन सा पेंडिंग है? वो पॉइंट ये वाला पेंडिंग है कि जब भी तुम्हें, अगर मैं बता दूं आपको, जब भी तुम्हें करवाना होता है रजिस्ट्रेशन, मैं एक बार बता रहा हूं जी, जब भी तुम्हें करवाना होता है क्या जी? रजिस्ट्रेशन। एक बार फिर बोलूंगा, जब भी तुम्हें करवाना होता है रजिस्ट्रेशन, तो एक बात, इतनी सी बात ध्यान देना, तुम्हें अपना आधार कार्ड जो है वो ऑथेंटिकेट करवाना होता है। क्या करवाना होता है? आधार कार्ड। मतलब आजकल, आज जब भी तुम करवाओगे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन, तो तुम्हारा आधार कार्ड पहले क्या होगा? ऑथेंटिकेट होगा। अगर तुम्हारा आधार ऑथेंटिकेट नहीं होगा, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं सकता। बट कुछ केस गवर्नमेंट ने बाहर निकाले हैं जिनको आधार ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस ये पॉइंट हमारा बैलेंस बचा है कि किन किन लोगों को आधार कार्ड देने की रिक्वायरमेंट नहीं। जैसे मान लो नॉन रेजिडेंट है, उनको आधार कार्ड है ही नहीं, तो देंगे कैसे? सिंपल सी बात है ना। अब जो नॉन रेजिडेंट है उनके पास आधार कार्ड का मतलब ही नहीं है। अब जो इंडियन सिटीजन ही नहीं है, उसको आधार कार्ड कैसे मिलेगा? मतलब कहना क्या चाह रहा हूं, कुछ लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट कह रहे हैं कि बिना आधार ऑथेंटिकेशन, उनको आधार ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो बिना आधार ऑथेंटिकेशन के भी आरसी ले सकते हैं। बाकी सब केस में जब तक आधार ऑथेंटिकेट नहीं होगा तब तक तुम्हें आरसी नहीं मिलेगी। बस ये पर ध्यान दो। एक बच्चा कह रहा है सर कितने दिन के अंदर आरसी मिल जाती है? मतलब सर्टिफिकेट हमें कितने दिन के अंदर मिल सकता है? 3 दिन या मैक्सिमम 7 दिन के अंदर नॉर्मली तुम्हें मिल जाता है। 7 दिन के अंदर। सर अगर मान लो मेरे पास आधार कार्ड ही नहीं है। अब एक बच्चा सामने बैठा, क्या नाम है आपका? अराफत। अराफत, अराफत, अराफत कहता है सर मेरे पास आधार कार्ड ही नहीं है। तो अगर तुम्हारे पास आधार कार्ड नहीं है तो फिर सिंपल सी बात है, पहले आधार कार्ड बनवाना पड़ेगा, उसके बाद ही होगा। अगर तुम चाहो कि सर मेरा बिना आधार कार्ड के क्या हो सकता है आरसी, भाई आधार कार्ड के हो सकती है। फिर तुम्हारी फिजिकल वेरिफिकेशन होगी, तुम्हारे डिपार्टमेंट घर में आएगा, चेकिंग करेगा, पूरी जांच पड़ताल करेगा, और नॉर्मली 30 दिन के अंदर तुम्हें आरसी मिल जाएगी, 30 डेज के अंदर। तो ये फिजिकल वेरिफिकेशन वाला काम उन केस में होता है जिन केस में आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होती या आधार कार्ड होता ही नहीं है। उस केस में फिर फिजिकल वेरिफिकेशन होती है। फिर फिजिकल वेरिफिकेशन के थ्रू तुम्हें आरसी मिलती है। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? चलो अब एक बार यहां पे आओ, सेक्शन नंबर 27। ये क्या है? 27 है स्पेशल प्रोविजन फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, एनआरटीपी, एंड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, दैट इज सेक्शन नंबर 25 बी आता है 27, एंड रेड विद रूल नंबर 13, 15 और रूल नंबर यहाँ पे 13 और 15 साथ में आएंगे जी। अब सुनो ये है क्या जी। अब सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दो, इसका मतलब क्या है? पहले मुझे बताओ एनआर और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में फर्क क्या है? अगर मैं तुमसे पूछता हूं, एक मान लो नॉन रेजिडेंट है और एक सीटीपी, दोनों के अंदर फर्क है। सबसे पहला फर्क ये है, ये नॉन रेजिडेंट है और ये रेजिडेंट है। मतलब पहला फर्क तो यार है कि ये नॉन रेजिडेंट है, ये रेजिडेंट है। बट सिमिलरिटी क्या निकल के आ रही है कि इसका कोई भी फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता इंडिया में। मतलब अगर किसी एनआर का फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, अगर किसी एनआर का फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, तो वो इंडिया में जीएसटी में काम कैसे करेगा? सेक्शन 27 का मैं बताऊंगा। और सीटीपी वाले केस में क्या होता है, इसका इंडिया में तो होता है, बट जहां पर वो काम करने जा रहा है उस एरिया में इसका फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता, उसका इंडिया में नहीं होता, और सीटीपी का उस एरिया में नहीं होता जहां पर वो काम करना है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक पर्सन मान लो दिल्ली में ट्रेड फेयर जाना चाहता है। अब अगर दिल्ली में वो ट्रेड फेयर जा रहा है तो दिल्ली में उसकी आरसी नहीं है, उसको बोलते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ आ रही है? तो पहली बात तो इन्होंने यहाँ पे वो डिफाइन ही की है। डिफाइन के पहले कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या है ये डिफाइन किया है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, ही डज नॉट हैव एनी फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस
अपना नीड टू रजिस्टर्ड इन ए स्टेट फ्रॉम वेयर द सीक टू सप्लाई एज ए मतलब उन्होंने किससे आरसी मांगनी है, उससे आरसी मांगनी है जिससे तुम अपना मतलब जिस स्टेट के अंदर तुम अपना बिजनेस यहाँ पे कैरी करोगे। फिर वो कह रहे हैं जी अब सीटीपी, अब सीटीपी के बाद अब यहाँ पे देखो एनआरटीपी के अंदर गवर्नमेंट क्या कह रही है जी, एनआरटीपी के अंदर गवर्नमेंट कह रही है कि आपका इंडिया में ही कोई फिक्स प्लेस तो बिजनेस नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा होगा ऐसा पर्सन जो ओकेजनली, देखो जो ओकेजनली बेस पे काम कर रहा है, ओकेजनली बेस पे काम कर रहा है, तो लिखा है नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस और रेजिडेंस इन इंडिया, वो इंडिया की बात कर रहा है। और ही कैन नॉट एक्सक्यूज द ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर कॉम्पोजिट स्कीम, वो कॉम्पोजिट स्कीम वैसे ही नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले पाएगा, एनआर और सीटी भी वैसे कॉम्पोजिट स्कीम से बाहर होती है जी। अब मुद्दा बस ये निकल के आ रहा है कि अगर इन दोनों को जीएसटी में करवाना है रजिस्ट्रेशन तो ये कैसे करवाएंगे। जैसे मान लो सामने एक बच्चा बैठा, उस बच्चे का नाम क्या है, क्या नाम आपका, आपका ओहो पाल साहब, पाल साहब आज एक बात तो अंकल ने बैठना बंद कर दिया, क्या उनको जीएसटी समझ में नहीं आ रहा, पाल साहब क्या उनको जीएसटी समझ में नहीं आ रहा, क्या आ तो रहा है बच्चा कह रहा है बट फिर क्यों नहीं बैठ रहे, कोई नाराजगी हो गई अंकल को, नहीं ओके पापा का ऑफिस होता है ठीक है जी। तो पाल साहब एक बात बताओ, अगर मान लो नॉन रेजिडेंट है कोई या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है और वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो बताओ फिर वो कैसे कराए। भाई अगर मान लो कोई भी नॉन रेजिडेंट है या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है वो जीएसटी में करवाना चाहता है रजिस्ट्रेशन, तो वो कैसे करवाएगा बताओ, मतलब किस तरह से वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा। बस मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन ये है, मेरे को ये बता दो जी, बताओ किस तरह से कराएगा जी। देखो जी यहाँ पे जी आपको मैं दिखाता हूं, ये पूरा उन्होंने प्रोविजन थ्योरी लिखी हुई है, ये पूरी थ्योरी चल रही है। अब आपको मैं दिखाता हूं यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर ये रहा, देखो जी ये जो ऊपर लिखा है उस सब का फ्लो है कैसे करवाना है। देखो जी बहुत ध्यान देखना, बहुत ही ध्यान से देखना, इसके अंदर सारे के सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, सारे के सारे जी। अब सुनो ध्यान से, गवर्नमेंट कहना क्या चाह रही है। पहली बात गवर्नमेंट कह रही है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है और उसको करवाना है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन, ठीक है, उसको करवाना है जीएसटी में, तो बिजनेस कमेंसमेंट होने से 5 दिन पहले गवर्नमेंट कह रही है उसको अप्लाई करना पड़ेगा फॉर रजिस्ट्रेशन। मतलब बिजनेस कमेंसमेंट जब तुमने कमेंस करना है कम से कम 5 दिन पहले यू हैव टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। और किस फॉर्म में अप्लाई करोगे, अगर तुम कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो तुम्हारा फॉर्म नंबर है जीएसटी RE01, जो बिल्कुल नॉर्मल फॉर्म नंबर है जो सबके लिए होता है, बट क्योंकि हो तो तुम इंडिया के रेजिडेंट है ना, वो बात अलग है। चाहे तुम जहां पे काम करने जा रहे हो वहां पे फिक्स प्लेस नहीं है बट हो तो रेजिडेंट ही, तो गवर्नमेंट का तुम्हारे केस में नॉर्मल है जीएसटी REZ01, ये फॉर्म नंबर फाइल करोगे तो तुम्हारा को मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है। बट जो एनआरटीपी है उनको फाइल करना पड़ेगा जीएसटी REZ09, ये फॉर्म नंबर फाइल करना पड़ेगा उनको, ये बात ध्यान दो, ठीक है। और सबसे मेन बात, इनको साथ में एडवांस टैक्स भी जमा करवाना पड़ेगा। याद है इनकम टैक्स में एक कॉन्सेप्ट था एडवांस टैक्स, यहाँ पे हम कहते थे कि इनकम एस्टिमेट करो, अगर तुम्हारी पूरे साल की इनकम 10,000 है उससे ऊपर है आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि आप इनकम एस्टिमेट करो कि आप कितनी सप्लाई करोगे, उस पर जो भी जीएसटी बनेगा वो जीएसटी आपने हमें एडवांस में ही पे करना है, क्योंकि हमें आपके ऊपर विश्वास नहीं है, आप भगोड़े हो सकते हो, आप भाग सकते हो, हम कैसे रिकवरी करेंगे, इसलिए पहले तुम यहाँ पे जीएसटी पे करो। और एक कॉन्सेप्ट ओनली फॉर सीटीपी और एनआरटीपी, पूरे के पूरे जीएसटी में कहीं पर भी कॉन्सेप्ट नहीं है, बस ये पर ध्यान दो। मतलब पहला क्या फॉर्म नंबर होगा जीएसटी REZ01, फिर एनआरटीपी वाले केस में जीएसटी REZ09, और फिर यहां पे हमें क्या पे करना पड़ेगा एडवांस टैक्स, ठीक है। चलो अब आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी, देखो मेक टैक्सेबल सप्लाई ओनली आफ्टर इश्यूएंस ऑफ आरसी, सप्लाई कर दी। अब क्या हुआ, मान लो अब यहां पे प्रॉब्लम ये निकल के आ रही है कि जितने दिन की मैंने आरसी ली थी, जितने दिन की भी मान लो मैंने आरसी ली थी, तो मेरे को रजिस्ट्रेशन जो मिल सकता है वो मैक्सिमम कितने दिन का मिल सकता है। भाई अगर मान लो मेरे को रजिस्ट्रेशन चाहिए तो मेरे को मैक्सिमम कितने दिन का मिलेगा, और क्या उसमें एक्सटेंशन पॉसिबल है, और अगर एक्सटेंशन पॉसिबल है तो कितना। तो गवर्नमेंट ने कहा सुनो, जितने दिन का तुम हमसे सर्टिफिकेट मांग रहे हो, जैसे मान लो सामने एक बच्चा बैठा है एनआर है या मान लो कैजुअल टैक्सेबल है, उसने मेरे से मांगा 40 दिन का, मैंने कहा 40 दिन का पकड़, तो जो आपने मांगा वो, और फिर गवर्नमेंट कह रही 90 डेज विच एवरेज लेस,
मतलब जो भी आपने मांगा वो, और 90 डेज विच एवर इज लेस, मतलब एक एनआर और एक सीटीपी 90 दिन के बाद अपने आप खत्म हो जाएगा। बट अगर आपको लग रहा है कि 90 दिन में काम नहीं हो पा रहा, तो गवर्नमेंट फिर कहती है 180 डेज, मतलब सॉरी 180 टोटल, हाँ मतलब 90 प्लस 90 टोटल मिला के 180 डेज में तुम्हें काम कंप्लीट करना पड़ेगा। तो 90 प्लस में 90 की तुम्हें एक्सटेंशन और मिल जाएगी जी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 90 दिन कार सीट मैक्सिमम मिलेगा, एक्सटेंशन चाहिए, बिफोर ओरिजिनल एक्सपायर बताना पड़ेगा, आरईजी 15 फॉर्म नंबर है, एप्लीकेशन जीएसटी आरईजी 11, सॉरी अंडर रूल नंबर, ये रूल नंबर है, अंडर रूल नंबर 15 है। एप्लीकेशन जो है वो जीएसटी आरईजी 11 में जाती है। अब जीएसटी आरईजी 11 में अगर फाइल करोगे तो यहाँ पे अपना जो भी एडिशनल इनकम टैक्स बनेगा, जो एडिशनल टैक्स बनेगा जीएसटी, जो एडिशनल एडवांस टैक्स बनेगा वो आपको जमा करवाना पड़ेगा। फिर गवर्नमेंट ने क्या बोला जी, एक्सटेंशन बियॉन्ड 180 डेज इज नॉट पॉसिबल। अगर उससे ऊपर चाहिए तो नॉर्मल लो और ये कैजुअल टैक्सेबल वाला सरेंडर करो, और फिर नॉर्मल में जब आ जाओगे तो वहां पे कोई एडवांस टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो ये पूरा प्रोसेस है सर। कभी कभी एग्जाम के अंदर बने, एग्जाम के अंदर ये बने कि सर्टिफिकेट जो मिलता है वो कितने दिन का मिलता है। तो पीरियड स्पेसिफाइड इन एप्लीकेशन और 90 डेज विच एवर इज लेस, और मैक्सिमम 90 डेज। और अगर आप 90 डेज में आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा तो 90 प्लस में 90 मैक्सिमम 180 डेज तक तुम्हें क्लोज करना पड़ेगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का, कोई भी दिक्कत वाली बात तो नहीं है? क्या मैं इसको लॉक कर सकता हूं? चलो अब अगला पॉइंट यहां पे निकल के आ रहा है जी, एग्रीगेट टर्नओवर। अब देखो एग्रीगेट टर्नओवर, मैंने कहा था एग्रीगेट टर्नओवर में ना गवर्नमेंट करी सब आएंगे। एग्रीगेट टर्नओवर में गवर्नमेंट कह रही है सब कुछ आएगा, सब कुछ। बस क्या नहीं आएगा, एक तो इनवर्ट सप्लाई जो रिवर्स चार्ज में कवर है वो नहीं आएगा, कोई भी इनवर्ट सप्लाई जो रिवर्स चार्ज में कवर है वो नहीं आएगा, और जो भी आपका जीएसटी और सेस है वो नहीं आएंगे। इंटरेस्ट और डिस्काउंट यहां पे कवर होगा, जो तुम कॉम्पोजिट स्कीम में नहीं करते वो यहां पे आता है। आपको दिखाऊं, देखो क्या आएगा, टैक्सेबल, एग्जम्प्टेड, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट। ठीक है, क्या नहीं आएगा, सिर्फ मैंने जीएसटी और इनवर्ट सप्लाई रिवर्स चार्ज वाली सिर्फ ये बाहर निकाला है। आप चेक करो सब का सब यहां पे आ जाएगा जी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? बताओ जी, कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी अजीब लग रहा हो तो बता दो मेरे को। क्या मैं लॉक कर सकता हूं जी? बताओ। बताओ जी, जल्दी बताओ। जल्दी बोलो फटाफट से जी। क्या मैं इसको लॉक कर सकता हूं? डन है? ठीक है जी। अब एक मिनट रुको, अब एक बार जो हमने किया एक बार फटाफट से रिपीट करते हैं हमने क्या किया। देखो जी, 22, 23, 24, 25, 26, 27। 22 में गवर्नमेंट ने क्या बोला, लाइबल कौन है। ठीक है, 23 में गवर्नमेंट ने क्या बोला, नोट लाइबल। 24 में मैंडेटरी। ठीक है ना। 25 में गवर्नमेंट यहां पे बोलेगी प्रोसीजर। 26 में 26 में गवर्नमेंट बोलेगी डीम्ड रजिस्ट्रेशन। 27 में गवर्नमेंट बोलेगी यहां पे एनआर और सीटीपी, एनआर और सीटीपी। ठीक है जी। अब लाइबल जी, लाइबल में आपको मैंने कहा था मेन चीज क्या याद रखनी है, 4 स्टेट अलग, 6 स्टेट अलग, अदर स्टेट अलग। ठीक है जी। नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ऑलवेज इन स्टेट में 10 लाख के एग्रीगेट टर्नओवर से अगर ऊपर है तो आपको करवाना है। चाहे गुड्स में डील करो, सर्विस में करो, किसी में डील करो, 10 लाख की लिमिट है। ठीक है। यहाँ पे एटीएम पीएसयू, ए का मतलब अरुणाचल प्रदेश, टी का मतलब तेलंगाना, एम का मतलब अपना आ गया मेघालय,
नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड यहाँ पे, सॉरी, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। नाग मणि को त्रिपुरा और मिजोरम घुमा कर लेकर आया। नागालैंड, मणिपुर, नाग मणि को त्रिपुरा। अच्छा, यहाँ पे वो आएगा ना, त्रिपुरा आएगा, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा आएगा। मेघालय तो यहाँ पे आएगा। अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, मेघालय और पुडुचेरी और सिक्किम और उत्तराखंड, ठीक है ना। इन केस में आपकी लिमिट जो एप्लीकेबल होगी, ऑलवेज लिमिट जो एप्लीकेबल होगी वो कितने की होगी? 20 लाख की होगी। कोई दिक्कत तो नहीं। फिर बात करते हैं अदर स्टेट की। फिर बात किसकी करते हैं? अदर स्टेट की। अदर स्टेट में गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर तुम सर्विस में डील करोगे तो लिमिट तुम्हारी कितने की है? सर्विस वाले केस में, सिर्फ सर्विस में 20 लाख। अगर तुम डील करोगे सर्विस के अलावा, तुम डील करोगे गुड्स एंड सर्विस दोनों में, तो लिमिट 20 लाख की है। अगर तुम गुड्स में डील करोगे बट वो गुड्स होंगे 7 तरह के, तो लिमिट तुम्हारी तो भी 20 लाख की है, ठीक है ना। और अगर तुम इनके अलावा अदर में डील करोगे, अदर गुड्स में, तो लिमिट तुम्हारी 40 लाख की है। ये बात क्लियर है? तो ये आपका पॉइंट यहां पे निकल के आ रहा है, ठीक है जी। फिर 23 में हमने क्या बोला जी? नोट लाइबल। नोट लाइबल में हमने क्या बोला? नोट लाइबल में कौन कौन आएगा? एक तो जो एग्जम्प्टेड गुड्स या एग्जम्प्टेड सर्विस में डील करेंगे उनको नहीं करवाना। एग्रीकल्चरिस्ट यहां से बाहर निकाल दिए। फिर अगर मैं रिवर्स चार्ज वाली सप्लाई कर रहा हूं तो सप्लायर को करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो रिसीवर जीएसटी पे करेगा। फिर इसके अलावा गवर्नमेंट ने बोला अगर तुम इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो सर्विस की तो 10 और 20 लाख तक करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर अगर तुम इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो गुड्स की और गुड्स आपके हैंडीक्राफ्ट गुड्स हैं तो 10 और 20 लाख तक करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर गवर्नमेंट ये बात करेगी अगर तुम इंटर स्टेट गुड्स हो गया, इंटर स्टेट, हाँ, अगर तुम कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो और अगर तुम इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो गुड्स की तो तुम्हें 10 और 20 लाख तक करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और फिर गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोला इसके बाद अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? हाँ, अगर तुम ईसीओ के थ्रू सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो और वो सर्विस 9(5) में कवर नहीं है तो 10 और 20 लाख तक करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सारे केस 23 में आते हैं। फिर 24 के अंदर मैंडेटरी की बात है। अब मैंडेटरी में गवर्नमेंट ने क्या बोला? अगर आप इंटर स्टेट गुड्स की सप्लाई करोगे हैंडीक्राफ्ट को छोड़कर, तुम्हें करवाना पड़ेगा। अगर तुम कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, तुम सप्लाई कर रहे हो हैंडीक्राफ्ट गुड्स को छोड़कर, तुम्हें करवाना पड़ेगा। फिर अगला गवर्नमेंट ने बोला अगर तुम आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो, करवाना पड़ेगा। तुम टीडीएस काटने वाले हो, करवाना पड़ेगा। तुम टीसीएस काटने वाले हो, करवाना पड़ेगा। तुम एजेंट हो, तुम्हें करवाना पड़ेगा। तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हो, जीएसटी पे करने वाले, तुम्हें करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। OIDR वाले तुम्हें करवाना पड़ेगा। ये सब 24 में आ गया। फिर 25 में गवर्नमेंट ने क्या बोला? करवाना तुम्हें 30 दिन में, जब तुम लाइबल होगे 30 दिन में करवाना है। अगर 30 दिन में अप्लाई कर दोगे इफेक्टिव बनेगा लाइबल से। अगर 30 दिन में अप्लाई नहीं करोगे इफेक्टिव कब से बनेगा? जब तुम्हें आरसी मिलेगी वहां से इफेक्टिव बनेगा। अच्छी, ये बात क्लियर होती है जी। फिर अगला पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अगला पॉइंट गवर्नमेंट यहाँ पे कहना चाह रही है, अगला ये हो गया, ठीक है जी। फिर अगला पॉइंट यहाँ पे क्या है? अगला पॉइंट गवर्नमेंट यहाँ पे कहना चाह रही है प्रोसीजर, हाँ। फिर अगला पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट और आ रहा है, हाँ, कि आपको आधार ऑथेंटिकेशन करवाने की रिक्वायरमेंट है। आधार कार्ड आपको देना पड़ेगा। आधार ऑथेंटिकेशन करवा दोगे तो नॉर्मली 7 दिन के अंदर तुम्हारी आरसी घर में आ जाएगी। अगर तुम्हारे पास आधार नहीं है, जो मैंने बोला, उस केस में फिर फिजिकल वेरिफिकेशन होती है। फिजिकल वेरिफिकेशन वाले केस में नॉर्मली 30 दिन में घर में हमारे क्या आती है जी? रजिस्ट्रेशन 30 दिन में नॉर्मली हमारे घर में आता है, 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है जी। फिर यहाँ पे ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब ये पॉइंट कंप्लीट करने के बाद अगला फिर हमारे यहाँ पे निकल के आता है सेक्शन नंबर 26 कि अगर तुमने SGST एक्ट में करवा लिया तो डीम्ड है वो तुमने CGST में भी करवा लिया। और अगर तुम्हारा SGST में कैंसिल हो गया तो वो डीम्ड है कि तुम्हारा CGST के अंदर भी कैंसिल हो गया। ये सेक्शन नंबर 26 है। फिर 27 बात करता है एनआर की। एनआर अपना, पहली बात तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआर, फर्क क्या है जी? ये रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है। और ये जहां पे काम करने जा रहा है वहां पर इसका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। मे बी और जगह पे हो सकता है इंडिया में, बट वहां नहीं जहां पे काम करने जा रहा है। इसका इंडिया में ही कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। अगर CTP को अप्लाई करना है आरसी के लिए तो फॉर्म नंबर है GST REG 1। NRTP के लिए क्या है? 09। बट कब अप्लाई करना है? बिजनेस कमेंसमेंट से 5 दिन पहले अप्लाई करना होता है इनको, ठीक है जी। फिर अप्लाई कर देंगे, मैक्सिमम 90 दिन का सर्टिफिकेट इनको मिलेगा। अगर एक्सटेंशन चाहिए तो GST REG 11 फॉर्म नंबर भरना पड़ेगा, एडिशनल एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 90 दिन की एक्सटेंशन इनको और मिल जाएगी। और 90 + 90 180 से ऊपर इनको एक्सटेंशन नहीं मिल सकती। ये पॉइंट हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब देखो यहाँ पे जी, ये आपकी, और फिर टर्नओवर के अंदर मैंने बोला सारी टर्नओवर आएगी, बस ये टर्नओवर नहीं आएगी, बाकी सारी की सारी टर्नओवर हमें इंक्लूड करनी है। बात ध्यान दो। क्या लॉक कर सकता हूँ जी?
अब यहाँ पे आ जाओ जी। अब देखो सेक्शन नंबर 28, ये हमारा क्या है जी, अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अमेंडमेंट। अब ये भी एग्जाम के अंदर ज़्यादा बना नहीं है, बट मैं फिर दोबारा बोलूंगा, अगर मॉड्यूल में दिया हुआ है तो बने या ना बने मैटर वो नहीं है, मॉड्यूल में दिया हुआ है तो हमें करना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे निकल के आ रहा है अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसका मतलब क्या है? एक बात मेरे को सोच के बताओ, अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन मीन्स क्या? जैसे एक बात मेरे को बताना, जैसे मान लो आपने ICAI में ना अपने आप को रजिस्टर करवाया, मेरे को सिंपल बताना, आपने ICAI में अपने आप को करवा लिया रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो अगर तुम्हें कभी अपना नाम, सरनेम चेंज करना, मतलब सरनेम लगाना पड़ जाए, आप सरनेम लगाना भूल गए, आपको सरनेम लगाना है, या फ़ोन नंबर चेंज करना है, या मेल आईडी चेंज करनी है, या अपने एड्रेस चेंज करना है, तो क्या वो तुम्हें अमेंडमेंट करने का ऑप्शन देते नहीं देते? बिल्कुल देते हैं जी। आज आप कहीं पर भी जाओ, कहीं पर भी जाओ, कहीं पर भी चेक करना, जब भी तुम काम करते हो ना, तो वहां पे ना वो ऐसे, आप कभी देखना, वो ऐसे करके वो पेंसिल सी छोटी सी यहाँ पे ऐसे करके पेंसिल सी बनी होती है, वो एडिट करने वाला ऑप्शन आप यहाँ पे क्लिक करते हो, फिर यहाँ पे वो एडिट करते हो, फिर वो सेव करते हो, फिर इस तरह से फाइनल करते हो ना। तो ऐसे ही अगर मान लो तुमने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, अब रजिस्ट्रेशन में बात होती है अमेंडमेंट की। किसकी बात हो गई? अमेंडमेंट की। तो मुद्दा ही निकल के आ रहा है कि अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन की, रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट अब कैसे होंगी, कि अगर मान लो मैंने करवा लिया रजिस्ट्रेशन, तो उसके अंदर अमेंडमेंट मैं कैसे करूंगा? तो गवर्नमेंट ने कहा देखो तीन चीजें हैं, पहले बताओ तुम्हें अमेंडमेंट जो करनी है, तुम्हें जो भी अमेंडमेंट करनी है, वो अमेंडमेंट तुम्हें करनी कैसे है? अमेंडमेंट तुम्हें करनी कैसे का मतलब क्या है जी? मतलब जो तुम्हें अमेंडमेंट करनी है वो अमेंडमेंट या तो कोर और मेन फील्ड में अमेंडमेंट है, या कोर और मेन फील्ड में अमेंडमेंट है, या अदर नॉर्मल चेंजेस, या फिर आपका निकल कर है चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज हो रहा है, आपको ये चेंजेस करने हैं। मतलब पहले गवर्नमेंट ने कहा तीन चीजें हैं, मेन कोर फील्ड अमेंडमेंट, नॉर्मल छोटे मोटे चेंजेस हो गया, या चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कैसे करोगे? अब गवर्नमेंट ने कहा देखो जी, बहुत ध्यान सुनना, अब गवर्नमेंट ने कहा देखो, कोर फील्ड अमेंडमेंट का मतलब क्या निकल के आ रहा है, जैसे मान लो आपको बिजनेस का लीगल नेम चेंज करना है, आपका बिजनेस का जो भी लीगल नेम है आपने वो चेंज करना है, ये तो मेन अमेंडमेंट है। या एड्रेस ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस, या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, आपको अपने प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस चेंज करना है, या जहां पर भी तुम एडिशनल बिजनेस करो उसका एड्रेस तुम्हें चेंज करना है। या कोई पार्टनर यहां पे आ रहा है, कोई पार्टनर जा रहा है, रिटायरमेंट वाला केस है, उस केस में क्या होगा जी? या रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे अफेयर्स ऑफ बिजनेस विच डज नॉट नीड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब छोटे मोटे डे टू डे बेस पे चेंज करने हैं, बट वो इंपॉर्टेंट है, बट उससे कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं हो रहा। सर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज का मतलब क्या होता है? जैसे मेरी अभी फर्म है, मुझे कंपनी में कन्वर्ट होना है, मेरी कंपनी है, मुझे LLP बनानी है, मेरा LLP है, मुझे कंपनी, मतलब पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर अगर तेरा भाई स्ट्रक्चर ही पूरा चेंज हो रहा है ना, फिर तेरे को स्टार्टिंग से करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। मतलब फिर अमेंडमेंट वाला केस नहीं है, यार तू पहले अकेला था अब तेरी शादी हो रही है, हेलो हेलो, अब तू पहले अकेला था अब तेरी शादी हो रही है, तो दो जिस्म मगर एक जान है हम, एक दिल के दो अरमान हैं हम, तो भाई अब तुम दोनों एक हो रहे हो, तो फिर तो गवर्नमेंट कह रही है भाई दोबारा से कराओ रजिस्ट्रेशन। भाई अगर तेरे को इंडिविजुअल अपने में कोई चेंज लेकर आना है तो फिर तो बात एक अलग है, बट अगर तू चेंज ऐसा लेके आ रहा है जैसे पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो रहा है, तो फिर तेरे को स्टार्टिंग से करवाना पड़ेगा, ठीक है जी। अब यहां पे देखो जी, अगर इस ये अमेंडमेंट करानी है तो क्या होगा जी? चेंज इन रजिस्ट्रेशन पर्टिकुलर, आपको विद इन 15 डेज अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा GST REC 14 इस फॉर्म के अंदर। सर क्या ये फॉर्म नंबर हमें याद करने की रिक्वायरमेंट है? आंसर इज नो। याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो याद करने की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है। आपको इसमें अप्लाई करना पड़ेगा, साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, आपको डॉक्यूमेंट साथ में जमा कराने पड़ेंगे कि हाँ मैं अमेंडमेंट करना चाहता हूं। आपने अप्लाई कर दिया, डॉक्यूमेंट साथ में जमा करा दिए, अब प्रॉपर ऑफिसर PO इज ओपिनियन दैट, तो प्रॉपर ऑफिसर इज ओपिनियन दैट अमेंडमेंट वारंटेड प्लस डॉक्यूमेंट कंप्लीटेड एंड करेक्ट। मतलब अमेंडमेंट वारंटी में अमेंडमेंट्स आनी चाहिए और डॉक्यूमेंट भी आपके पूरे के पूरे जबरदस्त वाले कंप्लीट हैं। अमेंडमेंट वारंटेड, अमेंडमेंट आनी चाहिए और डॉक्यूमेंट भी आपके पूरे के पूरे कंप्लीट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ऐसा है, अगर दोनों बातें हैं, तो फिर यहां पे तो क्या लिखा रही? अप्रूव अमेंडमेंट, अप्रूव अमेंडमेंट विद इन 15 डेज, अप्रूव अमेंडमेंट विद इन 15 डेज, इशू अमेंडमेंट ऑर्डर GST REC 15।
आपको अमेंडमेंट ऑर्डर पास कर दिया जाएगा, REC 15 के अंदर काम ही खत्म जी। क्या मेरे बात समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का। अब बच्चा कह रहा है अगर मान लो गवर्नमेंट कहते अमेंडमेंट नॉट वारंटेड, अमेंडमेंट इतनी जरूरी नहीं है या तुम्हारी डॉक्यूमेंट ही कंप्लीट नहीं है, तो फिर वो तुम्हें क्या करेंगे, शोकोस नोटिस देंगे। सर्व शोकोस नोटिस REC 03 के अंदर विद इन 15 डेज टू शोकोस नोटिस आपको क्या करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि आपकी एप्लीकेशन वो रिजेक्ट क्यों ना करे। उसने बोला विद इन 15 डेज टू शोकोस नोटिस, विद इन 7 डेज वाई एप्लीकेशन शेल नोट बी रिजेक्टेड। आपको बताना पड़ेगा 7 दिन के अंदर कि हम तुम्हारी एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों ना करें, बता दो। अब फिर तुम उसका रिप्लाई करोगे। अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री है, अगर रिप्लाई जो तुमने किया वो सेटिस्फैक्ट्री, हाँ भाई कि भैया इसलिए मेरी RC जो है मतलब तुम्हें अमेंड कर दो, अगर रिप्लाई तुम्हारा सही है तो फिर तो अप्रूव अमेंडमेंट, सेम फॉर्म नंबर REC 15, यहाँ पे अमेंडमेंट अप्रूव हो जाएगी। बट अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है फिर वो कैंसलेशन रिएक्शन ऑर्डर पास कर देंगे REC 5 में, फिर तुम्हारी अमेंडमेंट नहीं आ सकती, फिर तुम्हें स्टार्टिंग से नया करवाना पड़ेगा या दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। के बात समझ में आ रही है? मतलब कहना क्या चाह रहा हूं कि ऐसे अमेंडमेंट नहीं हो सकते कि तुमने का अमेंडमेंट हो गए, जैसे हमारे अब अगर मान लो हमें वेबसाइट ब्रेकिंग करनी है तो छोटा मोटा चेंज कर लेंगे, बट बताओ अगर कोई तुम्हें नाम चेंज करना है अपना, तुमसे प्रूफ मांगते हैं ना, वो कहते हैं आधार कार्ड अपलोड करो, नहीं तो ऐसे फिर तो कोई भी नाम चेंज कर लेगा। आज अगर मान लो मेरे को अपने साइन चेंज करने हैं या बैंक का मेरे को पासवर्ड चाहिए तो भैया वो मेरे को ही तो मिलेगा ना, नहीं तो फिर ऐसे कोई भी कर लेगा। तो गवर्नमेंट इसीलिए इतनी स्ट्रिक्टनेस लगा रही है कि पहले हमें प्रूफ कर, तुम्हें अमेंडमेंट चाहिए को तुम हो कौन। अगर तुम हमें सब कुछ प्रूफ कर दोगे अमेंडमेंट ऑर्डर पास कर देंगे, नहीं तो फिर अमेंडमेंट ऑर्डर पास नहीं करेंगे, काम ही खत्म हो गया जी। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये पॉइंट गवर्नमेंट यहां पे कहना चाह रही है। ओके ओके, पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अब यहाँ पे देखो नहीं, अमेंडमेंट इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एक्सेप्ट बाय कमिश्नर ऑर्डर, मतलब जब आप सबमिट करोगे तब से अमेंडमेंट होंगी इफेक्टिव बन जाएंगी। अगर कमिश्नर ने कुछ और ऑर्डर पास कर दिया तो बात एक अलग है, नहीं तो सबमिशन पर ही तुम्हारी अमेंडमेंट जो है अप्रूव कर दी जाएंगी। फिर चेंज इन मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस ओनली आफ्टर वेरिफिकेशन, अगर कोई फोन नंबर में चेंज करना है तो OTP के थ्रू भी वो चेंज हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब आप फोन नंबर में OTP आएगा, उस OTP के थ्रू भी आराम से आप चेंज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, बस ये बात ध्यान दो जी। क्या मैं इसको लॉक कर सकता हूँ? पक्का पक्का, चलो जी। अब उसके बाद आओ जी यहाँ पे सेक्शन नंबर 29, दैट इज कैंसिलेशन या सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, रूल नंबर 20 टू रूल नंबर 22 एंड रूल नंबर 44। इसका मतलब क्या है, एक बात मेरे को बताओ जी। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब तुमने करवा लिया रजिस्ट्रेशन सारे बच्चे, हेलो भाई साहब, ओए सीधे बिल्कुल सीधे बैठो, ये काम अच्छे नहीं है, मैं तो बता रहा हूं आपको, आपसे बात कर रहा हूं मैं। हेलो भाई साहब, ओए इधर इधर सुनो ध्यान से। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, जैसे मान लो मैंने करवा लिया रजिस्ट्रेशन, अब अगर मैंने मान लो रजिस्ट्रेशन करवा लिया, ठीक है नहीं, तो मुद्दा ही निकल क्या रहा है, क्या वो कैंसिल भी करवा सकता हूं, या अगर मुझे कैंसिल नहीं करवाना तो क्या वो डिपार्टमेंट कैंसिल कर सकता है? आप ना ये मानो यार, रजिस्ट्रेशन बताऊं, रजिस्ट्रेशन इज जस्ट लाइक ए शादी, सिंपल, रजिस्ट्रेशन इज जस्ट लाइक ए शादी। शादी नॉर्मली कह रहा हूं, नॉर्मली एक ही बार होती है। अब तुम ये मत कहो 2 बार भी होती, 3, नॉर्मली एक ही बार होती है, ऐसे ही ये भी एक ही बार होता है। शादी वैलिड होती है जब तक है जान, तो ये भी जब तक तुम कैंसिल नहीं कराओगे तब तक ये वैलिड रहेगा। अब क्या शादी कैंसिल भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अब उसके रीजन क्या है, तुम खुद कैंसिल करवा सकते हो शादी, या बाहर वाला भी कोई तुम्हारी शादी तुड़वा सकता है। भाई ऐसे गवर्नमेंट ने बोला रजिस्ट्रेशन तुम्हें खुद कैंसिल करवाना है, तुम खुद कैंसिल भी करवा सकते हो, या बाहर वाला जो इंसान है वो भी तुम्हारा जो कैंसिल कर सकता है, कोई दिक्कत वाली, बाहर वाला मतलब डिपार्टमेंट। अगर तुम्हें खुद कैंसिल करवाना है तो उसके भी ग्राउंड्स हैं, इन ग्राउंड्स पे तुम कैंसिल करवा सकते हो। अगर डिपार्टमेंट तुम्हारा कैंसिल करना चाहता है तो डिपार्टमेंट भी कैंसिल कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं है। अब यहां पे एक बार चेक करो क्या कह रहे हैं, देखो मैंने क्या लिखा है यहां पे, गवर्नमेंट कह रही है यहां पीओ मतलब प्रॉपर ऑफिसर और असेसी दोनों कैंसिल करवा सकते हैं। यहां पीओ और असेसी जो हैं दोनों कैंसिल यहां पे करवा सकते हैं, ये बात ध्यान दो, ठीक है, दोनों के दोनों। अब देखो पहला, पीओ में सुओ मोटो,
पीओ में सुमोटो, पीओ मींस पहली बात तो प्रॉपर ऑफिसर मतलब डिपार्टमेंट जीएसटी ऑफिसर, तो जीएसटी ऑफिसर अपनी मर्जी से, पीओ में सुमोटो ऑन एप्लीकेशन बाय आरपी बाय हिज लीगल हेयर्स इन केस ऑफ डेथ कैंसल डिसीजन, मतलब या तो वो सुमोटो अपनी मर्जी से या डिपार्टमेंट जो है मेरी एप्लीकेशन से आरसी कैंसिल कर सकता है, मतलब यहां पे दोनों करवा सकते हैं, वो खुद भी कैंसिल कर सकता है या मेरे को लग रहा है कि मुझे कैंसिल करवाना है अपनी आरसी, तो मैं भी एप्लीकेशन डालूंगा तो मेरी एप्लीकेशन पर वो भी कैंसिल कर सकता है जी। ऐसे कौन कौन से केस है? पहला, बिजनेस डिसकंटिन्यू, बिजनेस ही बंद हो गया, अब सोच के बोला बिजनेस ही बंद हो गया, बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया, फिर अब क्या करेंगे? अगर बिजनेस ही डिसकंटिन्यू हो गया तो आरसी कैंसिल होगी, या वो कैंसिल करेगा या मैं करवा लूंगा जी। आपका ट्रांसफर, आपने बिजनेस ट्रांसफर कर दिया, या वो खत्म करेगा मेरे पुराने वाले बिजनेस की आरसी या मैं कैंसिल करवा दूंगा। फिर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, अमलगमेशन हो गया, मर्जर हो गया, डीमर्जर हो गया, तो भैया अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आ गया या तो वो कैंसिल करेगा या मैं करवा लूंगा। टैक्सेबल पर्सन, मतलब मैं टैक्सेबल पर्सन नो लॉन्गर लाइबल अंडर सेक्शन 22-24, अब ना तो मैं 22 में कवर हूं ना मैं 24 में कवर हूं। मान लो मेरी टर्नओवर 2 लाख रुपए है, 24 में वैसे नहीं आ रहा, 22 से बाहर हो गया, तो फिर गवर्नमेंट ने कहा फिर तू आरसी खुद कैंसिल करवा ले या हम तेरी आरसी कैंसिल कर देंगे, ठीक है जी। और इंटेंडेड टू बी ऑप्ट आउट वॉलंटली, या मैंने मान लो वॉलंटली करवाया हुआ था अपनी मर्जी से, अब मुझे लग रहा है कि मुझे नहीं करवाना, मेरे को बाहर आना है, तो भी तो गवर्नमेंट कह रही है कि तुम खुद कर सकते हो या डिपार्टमेंट भी तुम्हारी आरसी कैंसिल कर सकता है। मतलब ये केस आपको ध्यान देना, इन केस में डिपार्टमेंट और मैं दोनों करवा सकते हैं। आपके एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन बनेगा जी, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर से वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात नहीं हो रही, इस चैप्टर के अंदर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात नहीं हो रही। यहां पे वो क्या पूछ लेंगे, ऐसे ग्राउंड्स लिखो, ऐसे ग्राउंड्स लिखो जहां पे डिपार्टमेंट और असेसी दोनों अपनी आरसी कैंसिल करवा सकते हैं। या आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसे ग्राउंड्स लिखो जहां पे डिपार्टमेंट तुम्हारी आरसी कैंसिल कर सकता है, तुम नहीं कैंसिल, डिपार्टमेंट तुम्हारी आरसी कैंसिल कर देगा, उसके भी ग्राउंड्स हैं। तो पहली बात, इन केस में दोनों की बात हो रही है, बट अगले वाले केस देखो यहां पे क्या है, यहां ओनली पीओ कैंसिल कर सकता है, मतलब ओनली पीओ को मतलब डिपार्टमेंट मेरी आरसी कैंसिल कर सकता है, मैं कैंसिल नहीं कराऊंगा जी। अब डिपार्टमेंट किस केस में कैंसिल करेगा जी? प्रॉपर ऑफिसर, हाँ जी, अब यहां पे एक बार चेक करना, यहां पे गवर्नमेंट क्या कह रही है, प्रॉपर ऑफिसर में कैंसल रजिस्ट्रेशन वेयर आरपी हैज कॉन्ट्रावेंट सच प्रोविजन, आरपी ने कुछ प्रोविजन कॉन्ट्रावेंट कर दिए। कौन से प्रोविजन कॉन्ट्रावेंट कर दिए? जो रूल नंबर 21 में लिखे हैं। कैसे कैसे? नो बिजनेस फ्रॉम डिक्लेयर प्लेस ऑफ बिजनेस, जहां से मैंने प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर किया है कि मैं यहां से काम करता हूं, मैं वहां से काम ही नहीं करता, तो पहला केस तो ये होगा जी। दूसरा, इश्यू इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई विदाउट सप्लाई ऑफ गुड सर्विस, मैं बिना गुड सप्लाई के इनवॉइस इशू कर दिया, मैंने कोई गुड्स और सर्विस की सप्लाई नहीं की, उसके बिना इनवॉइस मैंने इशू कर दिया, अच्छी बात है। उसके बाद जी, वॉयलेट्स प्रोविजन ऑफ रूल नंबर 10A, अब एक रूल नंबर 10A है, उसमें क्या लिखा है कि जब तुम्हें करवाना होता है रजिस्ट्रेशन, तुम्हें बैंक स्टेटमेंट जमा करानी है, अब तुमने करवा लिया रजिस्ट्रेशन बिना बैंक स्टेटमेंट के, तुम्हारी आरसी कैंसिल कर देंगे। वॉयलेट प्रोविजन गिवन अंडर सेक्शन 16 आईटीसी वाला, अगर आपने वो कंडीशन ब्रेक कर दी तुम्हारी आरसी कैंसिल कर देंगे। फर्निश इनकरेक्ट डिटेल इन जीएसटीआर 1, अगर आपने जीएसटीआर 1 में इनकरेक्ट डिटेल दी है, मतलब इनवॉइस सही से अपलोड नहीं किए, तुम्हारी आरसी कैंसिल कर देंगे। वॉयलेट प्रोविजन ऑफ रूल नंबर 86B, अब ये रूल हमारा वैसे पेंडिंग पड़ा हुआ है, आपको मैंने कहा था ना एक रूल नंबर 86B हमें करना है, ये इसको हम डिस्कस करेंगे कल वाली या परसों वाली क्लास में। रूल नंबर 86B है, इसमें आईटीसी वाले केस में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। अब अगर मान लो गवर्नमेंट ने आईटीसी में लगा दी रिस्ट्रिक्शन और वो रिस्ट्रिक्शन तुमने फॉलो नहीं की, तुम्हारी आरसी कैंसिल कर देंगे। उसके बाद अगर तुम कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन हो, ठीक है, नो रिटर्न फॉर मोर देन 3 मंथ फॉर द ड्यू डेट ऑफ जीएसटीआर 4, याद है जीएसटीआर 4 की ड्यू डेट क्या थी? नहीं, अभी तो हमारा रिटर्न वाला चैप्टर हुआ नहीं है ना, अभी हमारा रिटर्न वाला चैप्टर बैलेंस भरे रहो, हम कल वाली क्लास में करेंगे, आपको बताऊंगा। जब कॉम्पोजिट वाले रिटर्न भरते हैं, याद है जीएसटीआर 4 भरते हैं और एक जीएसटीआर 9A भरते हैं, और दोनों एनुअल होती है, तो कल मैं बताऊंगा जीएसटीआर 4 जाती है आपकी 30 अप्रैल को, साल खत्म हो गया 31 मार्च को, तो 30 अप्रैल तक आपको जीएसटीआर 4 भरनी है। अब जीएसटीआर 4 30 अप्रैल तक भरनी थी, 3 महीने ऊपर हो गए, मतलब मई जून जुलाई, आपने जुलाई तक जीएसटीआर 4 भरी नहीं, तो भैया तुम्हारी आरसी गवर्नमेंट कैंसिल कर सकती है। उसके बाद नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन हो, तुम कॉम्पोजिट वाले नहीं हो, नॉर्मल हो, तो गवर्नमेंट कह रही है अगर तुमने लगातार 6 महीने रिटर्न नहीं भरी, अगर तुमने मंथली रिटर्न भरनी थी, और अगर आपने स्कीम लिया क्यूआरएमपी, याद है मैंने कहा था क्यूआरएमपी स्कीम होती है क्वार्टरली रिटर्न, अब सोच के बोलो अगर मंथली रिटर्न भर रहा हूं तो लगातार 6 महीने, अगर मैंने क्यूआरएमपी स्कीम ली है और लगातार मैंने 2 क्वार्टर रिटर्न नहीं भरी, तो मेरी आरसी कैंसिल हो जाएगी जी।
तो मंथली वाले केस में 6 महीने है, और क्यूआरएमपी वाले केस में लगातार अगर मैं 2 क्वार्टर रिटर्न नहीं भरूंगा मेरी आरसी कैंसिल है जी। उसके बाद फिर अगर मैंने करवाया वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन और मैंने 6 महीने तक बिजनेस कमेंस ही नहीं किया, अब बताओ मैंने गवर्नमेंट से ले तो लिया, 6 महीने तक मैंने बिजनेस कमेंस ही नहीं किया, तो गवर्नमेंट ने कहा निकलना फिर यहां से, चल निकल यहां से, अब तेरी आरसी हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। फिर गवर्नमेंट कह रही है रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन बाय फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन, अगर मैंने मतलब ये सब कुछ फ्रॉड फ्रूड करके आरसी ले ली है तो गवर्नमेंट कह रही है हम तेरी आरसी कैंसिल कर देंगे, बस ये पर ध्यान दो। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है, इन सब केस में डिपार्टमेंट तुम्हारी आरसी कैंसिल करेगा, ये लिखवा लो। इस बार May 24 में क्वेश्चन बना हुआ है, 100% बना हुआ है। इस बार May 24 में कंफर्म क्वेश्चन बना हुआ है कि डिपार्टमेंट किन किन केस में तुम्हारी आरसी कैंसिल करेगा, तो ये सारे रीजन है इन केस में डिपार्टमेंट तुम्हारी आरसी कैंसिल, तुम नहीं डिपार्टमेंट तुम्हारी आरसी कैंसिल कर सकता है। ठीक है जी, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, अगर इनमें से कोई भी 6-7 पॉइंट्स अगर आपके दिमाग में सेट हो जाते हैं तो काम हमारा बन गया। ठीक है ना, तो इनमें से देखो ये वाले पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये वाले दोनों पॉइंट ये तो अमेंडमेंट आई है। कॉम्पोजिट वाले केस में 30 अप्रैल को रिटर्न भरनी है, उससे 3 महीने ऊपर हो चुके हैं, आपने रिटर्न नहीं भरी तो भी। नॉर्मल वाले केस में लगातार 6 महीने, वॉलंटरी में 6 महीने तुमने बिजनेस कमेंस नहीं किया, और इसमें फ्रॉड हो गया, विलफुल मिसस्टेटमेंट हो गया, सप्रेशन हो गया, इस केस में गवर्नमेंट कह रही तुम्हारी डिपार्टमेंट कह रहा है कि हम तुम्हारी आरसी क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। बस ये पर ध्यान दो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है जी? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? चलो जी, अब देखो यहाँ पे प्रोसेस क्या है। ये प्रोसेस आपके सीए इंटर लेवल पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है, बट फिर भी आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है, बट आपके एग्जाम में कभी नहीं इतना पूछा गया क्योंकि सीए फाइनल की बातें हैं, बट उन्होंने दिया है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। तो देखो यहाँ पे प्रोसेस क्या है, अगर आरपी कैंसिल, अगर आरपी आरपी मतलब मैंने अपनी आरसी कैंसिल करवानी है मैंने, तो मैं कैसे कैंसिल कराऊंगा? सबसे पहले अगर मैं या डेथ हो गई तो लीगल हेयर विद इन 30 डेज अप्लाई करेंगे कैंसिलेशन के लिए, 30 दिन के अंदर। फॉर्म नंबर है जीएसटी आरएसी 16, इस फॉर्म नंबर के अंदर अप्लाई कर देंगे विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। फिर प्रोसीडिंग स्टार्ट होंगी, 30 दिन, नॉर्मली 30 दिन लग जाते हैं। कैंसिलेशन ऑर्डर आएगा जीएसटी आरएसी 19 में, और आपका जो बैलेंस पेमेंट बचती होगी वो आपसे पेमेंट मंगा लेंगे, आपकी आरसी कैंसिल कर देंगे। जैसे आरसी कैंसिल का ऑर्डर आएगा उसके 3 महीने में आपको रिटर्न भरनी है फाइनल। इसको हम कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे रिटर्न वाले चैप्टर में, कि आरसी कैंसिल होने के 3 महीने के अंदर आपको फाइनल रिटर्न भरनी है कि भैया इतना मेरा पैसा और बनता है, ये पैसा मेरा लो, अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। ये काम खत्म हो गया। बट अगर डिपार्टमेंट तुम्हारी आरसी कैंसिल करेगा उस केस में क्या होगा जी? यहां तो तुमने खुद कैंसिल करवाई थी, अब अगर डिपार्टमेंट कैंसिल करेगा, डिपार्टमेंट सुओ मोटो कैंसिल कैसे करेगा? यहां पे पहले वो शोकोस नोटिस देगा कि हम तुम्हारी आरसी कैंसिल क्यों ना करें। विद इन 7 डेज आप उसका रिप्लाई करोगे, रिप्लाई करोगे नहीं। अब रिप्लाई में या तो सेटिस्फैक्ट्री होगा, अगर वो सेटिस्फैक्ट्री है तो फिर वो कैंसिलेशन की प्रोसीडिंग ड्रॉप कर देगा, वो तुम्हारा आरसी कैंसिल नहीं करेगा। अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है फिर वो कैंसिलेशन ऑर्डर पास कर देगा, और जहां ऑर्डर पास करेगा उसके 3 महीने के अंदर आपको फाइनल रिटर्न भरनी पड़ेगी। बस ये पर ध्यान दो। तो सिंपल है, जब तुम खुद कैंसिल करवा रहे हो तो शोकोस नोटिस का तो मतलब ही नहीं है, तुम खुद कैंसिल करवा रहे हो। बट डिपार्टमेंट जब तुम्हारी आरसी कैंसिल करेगा पहले वो तुमसे रीजन पूछेगा कि बताओ मैं तुम्हारी आरसी कैंसिल क्यों ना करूं, तुम रीजन दोगे। अगर तुम्हारा रीजन बिल्कुल सही है प्रोसीडिंग स्टॉप कर देगा, वो आरसी तुम्हारी कैंसिल नहीं करेगा। अगर रीजन सफिशिएंट नहीं होगा फिर तुम्हारी आरसी वो कैंसिल कर देगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है जी? तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद अब यहाँ पे देखो वही लिखा है रही, अगर आपका कैंसिलेशन जो है, अगर आपका कैंसिलेशन अगर हो जाता है तो बची हुई लाइबिलिटी आपको पे करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मैं आपके पैर कहाँ है, पैर अच्छा चलता हूँ जी, वो कहता भाई साहब मेरे बचे हुए पैसे ना, बचे हुए पैसे कौन से भाई साहब, आपकी तो आरसी कैंसिल हो गई। तो डिपार्टमेंट का तेरी ऐसी की तैसी, तो तेरी लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कैंसिलेशन का, तेरे को लाइबिलिटी का पूरा भुगतान करना पड़ेगा। और अगर तेरी एसजीएसटी एक्ट में कैंसिल हो गई है तो वो डीम्ड है तेरी सीजीएसटी एक्ट के अंदर भी कैंसिल हो गई है। बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात सुन में आ रही है जी? उसके बाद अब लास्ट सेक्शन हमारा आ रहा है रिवोकेशन। रिवोकेशन मतलब अब तुमने शादी तोड़ तो ली, तुम ऐसे हाथ जोड़ रहे हो बाबू के सामने, बाबू 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 गलती हो गई बाबू, बाबू प्लीज़ वापसी, ये जो मैंने गलती की है बाबू, जो मैंने आपको बुरा बुरा बोला बाबू प्लीज़ वो मेरी एप्लीकेशन वापस कर लो। मतलब मैं मान रहा हूँ कैंसलेशन, भाई शादी हमारी कैंसिल हो गया, बट प्लीज़ इसको रिवोक कर लो। क्या तुम अपना डिसीजन एक बार दोबारा नहीं सोच सकते? ऐसा कई बार तुम बोलते हो ना, एक बार ठंडे माइंड से दोबारा सोच लो। तो यहाँ पे वही है रिवोकेशन।
रिवोक का मतलब क्या होता है? वापिस। रिवोक मीन्स यहां पे क्या निकल के आ रहा है? वापसी। मतलब आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसल हो चुका है। कैंसल होने के बाद अब वो रिवोकेशन की बात हो रही है। रिवोकेशन मतलब कि अब हमें आरसी वापस दोबारा से मिल जाए, हमसे गलती हो गई, हम माफी मांगते हैं। अब ये कैसे होगा? देखो यहां पे क्या है जी, अब गवर्नमेंट कह रही है प्रॉपर ऑफिसर जो है रजिस्ट्रेशन कैंसल्ड बाय पीओ, कैंसल्ड हो गया सुओ मोटो, अपनी मर्जी से उसने कैंसिल कर दिया। रिवोकेशन एप्लीकेशन जीएसटी आरईसी 21 आपने डाली विद इन 30 डेज प्लस में एक्सटेंशन। अब जो रिवोकेशन डाली है, पीओ सेटिस्फाइड 30 दिन लेगा, वो चेक करेगा कि तुम्हारी एप्लीकेशन सही है, तुमने रीजन सही दिए हैं। अगर सेटिस्फाइड तो रिवोक कैंसिलेशन और ऑर्डर पास कर देगा आरईसी 22 में। बट अगर पीओ सेटिस्फाइड नहीं है तो वो तुम्हें शोकॉस नोटिस देगा आरईसी 23 में, विद इन 7 डेज आप रिप्लाई करोगे आरईसी 24 में। अब अगर वो रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री है तो अगेन वो रिवोक कैंसिलेशन, और फिर नहीं सेटिस्फाई है तो फिर रिडक्शन ऑर्डर पास कर देगा आरईसी 5 के अंदर, और काम खत्म, तुम टाटा बाय बाय, अच्छा चलते हैं, दुआओं में याद रखना। ये पॉइंट निकल के आ रहा है, ये है रिवोकेशन। तो एक बार मैं दोबारा से बोलूंगा, रिवोक का मतलब डिपार्टमेंट ने तुम्हारी आरसी कैंसल्ड कर दी है, शादी टूट गई, खत्म, उसके बाद तुम माफी मांग रहे हो। तो अगर तुम माफी मांग रहे हो, अगर तुम्हारा रीजन तुम्हें जेन्युइन लगा, उसको जेन्युइन लगा, पहली बार में जेन्युइन लगा, वो कहेगी शादी पक्का, मतलब जो कैंसिल हुई थी अब्बा, अब हम एक हुए, ठीक है। अगर उसको लग रहा है नहीं, तो फिर वो तुमसे पूछेगी अभी कोई और रीजन बताओ, अभी मजा नहीं यार, और रीजन बताओ, फिर तुम और रीजन दोगे। उसको लग रहा है तब भाग से, और अगर उसको लग रहा है कि भाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं, तो फिर भैया मतलब अगर सेटिस्फैक्ट्री है तो फिर वो शादी दोबारा से जुड़ जाएगी, नहीं तो फिर इलेक्शन ऑर्डर पास हो जाएगा। अच्छा चलते हैं, दुआओं में याद रखना, फिर कहीं मिलेंगे, बात खत्म जी। तो ये है रिवोकेशन की बात। क्या बात समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ ये देखो ये ना रिवोकेशन, 30 दिन में, मैंने आपको बातें बताई हैं। इफ सेटिस्फाइड देन रिवोक द कैंसिलेशन अर्लियर ऑर्डर बाय हिम, और अगर नहीं तो फिर वो रिक्वेस्ट करेगा दोबारा से। ठीक है, तो ये सारी बात वही लिखी है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन है, तो इसके क्वेश्चन देखो टोटल हैं 22, और आप अगर चेक करोगे सारे देखो थ्योरी बेस हैं, सारे थ्योरी हैं, सारे लिखने वाले हैं। ठीक है जी। तो ऐसा करते हैं, 3 4 5 क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, एक बार आपने सारे इसको रीड करने हैं, आज ही रीड करने हैं, आज का बताओ, आज ही रीड करने हैं। अभी मैं क्लास इसको भेज दूंगा, तो आपने आज ही रीड करने हैं, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है। अब एक बार यहाँ से हम देख लेते हैं क्वेश्चन, और आप एक बार क्वेश्चन पढ़ना जी, आप एक बार क्वेश्चन पढ़ो। मैं इतने आपका मॉड्यूल यहाँ पे खोल लेता हूँ, आप यहाँ से क्वेश्चन पढ़ लो। चैप्टर नंबर है 9.87, ये है आपका इनकम टैक्स का मॉड्यूल। बाबूजी धीरे चलना, बाबूजी धीरे चलना, ये भी आपका इनकम टैक्स का मॉड्यूल है बाबूजी। आप क्वेश्चन पढ़ो, इतने क्वेश्चन पढ़ो जी। ये राज, बाबूजी मिल गया आपका मॉड्यूल। हाँ जी, बोलो जी। एक बार क्वेश्चन नंबर 1 देख लो पहले, एक बार क्वेश्चन नंबर 1 चेक करो पहले, तो क्या जी, वो कह रहा है एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ धामपुर फुटवेयर इंडस्ट्री ऑफ दिल्ली हैज, अब दिल्ली पहले ठीक है ना, दिल्ली फुटवेयर मतलब गुड्स है, हैज एक्सीड द एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख, अच्छी बात है 40 लाख की एप्लीकेबल है 1 सितंबर, और एप्लीकेशन डाल दी 20 सितंबर को, विद इन 30 डेज, आरसी मिली 25 सितंबर को, तो इफेक्टिव डेट क्या बनेगी? 1 सितंबर। अभी तो हमने किया विद इन 30 डेज अप्लाई कर दी, इफेक्टिव कब से बनेगी? 1 सितंबर से। फिर मेहता टेली सर्विसेज इन आर्किटेक्ट इन लखनऊ, इट्स एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख, क्योंकि सर्विस है तो 20 लाख की लिमिट है, 25 अक्टूबर को, और सबमिट एप्लीकेशन की 27 नवंबर, 30 दिन के बाद। आरसी कब मिली है? 5 दिसंबर। इफेक्टिव कब से बनेगा? 5 दिसंबर। बताओ क्या बच्चों वाला क्वेश्चन है? हेलो भाई साहब, मुश्किल? बोलो ना, मुश्किल है क्या? हेलो, क्या मुश्किल है क्या?
हाँ नहीं, फटाफट से बोलो, क्या मुश्किल है? क्या मुश्किल है? जल्दी बोलो, क्या मुश्किल है? ये समझ में आ गया? आ गया जी। आगे देखो, इन ऑर्डर टू एलिजिबल फॉर ग्रांट रजिस्ट्रेशन, इन ऑर्डर टू एलिजिबल फॉर ग्रांट रजिस्ट्रेशन ए पर्सन मस्ट हैव परमानेंट अकाउंट नंबर इशूड अंडर इनकम टैक्स एक्ट स्टेट वन एक्सेप्शन। वो कहना चाह रहे हैं कि पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट है। अब अगर आपको पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट है तो बिल्कुल पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट है। अब अगर किस केस में पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, अब इसमें ना गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है कि आपके एक केस ऐसे जहां पर पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब वो कौन सा केस है? जहां पे आप ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर देते हो। मतलब आपको मैं दिखाता हूं यहाँ पे, ये देखो जी, एक बार चेक करना। कह रहे हैं परमानेंट अकाउंट नंबर इज मैंडेटरी, क्योंकि उसके बिना तो आरसी मिलेगी नहीं। पैन बेस नंबर ही तो होता है वो। हेलो, क्या पैन बेस नंबर नहीं होता? ये मैं आपको पहले स्टार्टिंग के अंदर बता दिया था मैंने, 15 डिजिट का नंबर होता है, 15 डिजिट पैन बेस होती है। टू बी एलिजिबल फॉर ग्रांट आरसी, वन एक्सेप्शन, दिस इज एनआर। अब एनआर वाले केस में जल्दी बोल दो, एनआर वाले केस में क्यों है? क्योंकि वहां पे होता ही नहीं ना। तो एनआर क्या करेगा? अपना ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करेगा, क्योंकि एनआर की खुद का पैन नंबर तो है ही नहीं। तो ए नॉन रेजिडेंट टैक्स पर्सन मे ग्रांट रजिस्ट्रेशन ऑन द बेस ऑफ अदर प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट इंस्टेड ऑफ पेन। ही हैज टू सबमिट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी वैलिड पासपोर्ट अलोंग विद द एप्लीकेशन ओनली ड्यूली साइंड और वेरीफाइड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड बाय ऑथराइज सिग्नेचरी हु इज एन इंडियन रेजिडेंट। वो इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए, हैविंग वैलिड पैन, उसके पास पैन कार्ड होना चाहिए। क्योंकि तुम्हारे पास तो पैन कार्ड है नहीं, बट जो तुम ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर रहे हो उनके पास पैन कार्ड होना जरूरी है। तो ये बात यहां पे एक्सेप्शन आपकी निकल के आ रही है। अगला क्वेश्चन देखो जी एक बार, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है स्टेट ऑफ विच द फॉलोइंग सप्लायर आर लाइबल। कौन लाइबल है? कह रहे हैं एजेंट सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर टैक्सेबल पर्सन एंड सच एजेंट एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड द एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, इनवॉइस आर इशू टू कस्टमर इन द नेम ऑफ एजेंट। अपने बोल दो, एजेंट वाले केस में तो कोई लिमिट ही नहीं होती। सेक्शन नंबर 24 में एजेंट कवर है या नहीं है? यस कवर है, तो उनको तो मैंडेटरी है। तो अगर उनको मैंडेटरी है तो भैया बात ही खत्म होगी, इनको तो फिर मैंडेटरी आएगा जी। फिर एग्रीकल्चरिस्ट हु इज ओनली एंगेज इन सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड और एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड द एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट, तो इनको तो करवाना ही नहीं है। ये 23 में कवर है, तो ये नोट लाइबल है और इनको स्टार्टिंग से करवाना जरूरी है। ठीक है जी, तो ये आपके 24 में कवर हो जाएंगे और ये 23 में कवर हो जाएंगे। ये पॉइंट इसका आंसर है। डन। अगला देखो जी, अगले में कह रहा है प्योर ऑयल्स दिल्ली है सप्लाई मशीन ऑयल एंड हाई स्पीड डीजल इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ये इंपॉर्टेंट है। डिटेल गिवन इन द टेबल बिलो, प्योर ऑयल इज नॉट येट रजिस्टर्ड। अब सप्लाई ऑफ मशीन ऑयल इन दिल्ली 15 लाख, सप्लाई ऑफ हाई डीजल इन दिल्ली 10 लाख, सप्लाई ऑफ मशीन ऑयल मेड इन पंजाब बाय प्योर ऑयल फ्रॉम इट्स ब्रांच लोकेटेड इन पंजाब, यहां पे निकल के आ रही है 10 लाख। अब वो कह रहे हैं आप बताओ जी करवाना नहीं करवाना। अब सारे बच्चे बोल दो, क्या इन्हें करवाना पड़ेगा नहीं करवाना पड़ेगा? मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, क्या इन्हें करवाना पड़ेगा या नहीं करवाना पड़ेगा? जल्दी बोल दो जी, क्या इन्हें करवाना पड़ेगा नहीं करवाना पड़ेगा? यस या नो, फटाफट से बोल दो यस या नो। अब सुनो यहां पे प्रॉब्लम क्या है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। याद है सेक्शन नंबर 92 या आर्टिकल नंबर 246 है, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। वो तब लगेगा जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी। तो इस पे जीएसटी तो है नहीं, इस पे जीएसटी तो है नहीं, बट उसने क्या पूछा है कि तुम्हें जीएसटी देना है नहीं देना, या क्या पूछा है रजिस्ट्रेशन करवाना है नहीं करवाना। और रजिस्ट्रेशन के लिए हम सारी टर्नओवर लेते हैं। सारी टर्नओवर में टैक्सेबल, बोलो 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 टैक्सेबल, बोलो बोलो टैक्सेबल, एग्जम्प्टेड, इंट्रा, इंटर, नॉन टैक्सेबल। क्या ये नॉन टैक्सेबल है? क्या ये नॉन टैक्सेबल है? क्या ये नॉन टैक्सेबल टर्नओवर में काउंट होंगी? बिल्कुल काउंट होंगी। तो ये हमें टर्नओवर में काउंट करनी है और हमें ये बताना है कि लाइबल है या नहीं है। तो 15 और 10 25 और 10 35 लाख रुपए की टर्नओवर है। अब सोच के बोल दो, अगर ये 35 लाख रुपए की टर्नओवर है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है क्या 40 लाख तक है या 40 लाख से ऊपर है? हाँ नहीं, क्या टर्नओवर 40 लाख तक है, 40 लाख से ऊपर है जी? क्योंकि उसमें 7 गुड्स में तो ये कवर नहीं हो रहा। तो लिमिट कितनी है? 40 लाख, और ये कितनी है? 35 लाख। तो 40 लाख तक है, तो इन्हें करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर ये 40 लाख से ऊपर होती, ये करवाने की रिक्वायरमेंट बन जाती। हाँ वो बात अलग है, हमें जीएसटी पे नहीं करना पड़ता, हमें जीएसटी पे नहीं करना पड़ता, बट लायबल हम बन जाते रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि हमारी टर्नओवर जो है वो 40 लाख क्रॉस कर रही है। बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का। अब यहाँ पे एक बार आप चेक कर लो, देखो जी, पहले तो उसने लंबी चौड़ी कहानी बोली है। एज पर सेक्शन नंबर 22
ठीक है, 10 लाख की लिमिट वही उन 4 स्टेट में है। फिर उसने बोला है 20 लाख की लिमिट वही 6 स्टेट में है, 40 लाख की लिमिट बाकी है। बट ये जो आपकी वही है वो ब्रिक्स है, टबैको है, और उस केस में आपकी लिमिट जो होगी वो 40 लाख रुपए की एप्लीकेबल नहीं होगी। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, देखो लिखा है ना एक्सेप्ट, इनको छोड़ के, इस केस में 40 लाख की लिमिट नहीं है। फिर आगे उसने क्या बोला जी, आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट सर्विस वाले केस में 10 और 20 लाख की है। एग्रीगेट टर्नओवर उसने बोला, फिर एग्रीगेट टर्नओवर में देखो, एग्रीगेट टर्नओवर में सारी डेफिनेशन बताई उसने। फिर उसने बोला 9(2) में जीएसटी नहीं लगता पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे, जीएसटी को बाहर निकाला गया है। फिर उसने बोला एग्रीगेट टर्नओवर में हम ये 35 लाख, अब देखो 40 लाख तक है मिल के, सिंस एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्स 40 लाख तो नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। हाउ एवर इफ इन द रिमेनिंग मंथ ऑफ फाइनेंशियल टर्नओवर एक्सीड द सेट लिमिट इट वुड बी लाइबल, अगर वो अगले आने वाले महीने में ऊपर हो जाएगा तो वो लाइबल बन जाएगा। बट वो पता लगा जीएसटी पे करने की रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, बट यस वो लाइबल बन जाएगा, बस ये पर ध्यान दो। तो ये आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस है, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे निकल के आ रहा है जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? डन? क्या हम लोग कर सकते हैं? पक्का पक्का जी। चलो अब यहाँ पे आ रहा हो फटाफट से जी, अब अगले पॉइंट पर आओ। लो जी, अब अगला पॉइंट क्या कह रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 5। लो जी, ये रहा। अब वो कह रहा है व्हाट विल बी योर आंसर इफ द क्वेश्चन नंबर 4, मतलब वही क्वेश्चन चल रहा है। सीरियल नंबर 2, प्योर ऑयल सप्लाई एंड हाई स्पीड डीजल इन दिल्ली इन द कैपेसिटी ऑफ एजेंट ऑफ मिक्स ऑयल लिमिटेड वेयर इनवॉइस टू कस्टमर आर इशू इन द नेम ऑफ प्योर ऑयल। तो क्या इस केस में करवाना पड़ेगा? इस केस के अंदर भी करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। याद करो मैंने क्या कहा था सेक्शन नंबर 24 में कि अगर आप एजेंट हो, एजेंट किसके हो? गुड्स या सर्विस के, बट वो गुड्स किसके होने चाहिए? टैक्सेबल गुड्स होने चाहिए। अब ये गुड्स कौन से हैं? टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल है? देखो ये बोल दो ये गुड्स टैक्सेबल है नॉन टैक्सेबल है? नॉन टैक्सेबल है। अगर आप नॉन टैक्सेबल गुड्स के एजेंट हो तो आप सेक्शन 24 में कवर नहीं हो, तो उस केस में यहां पर भी लाइबिलिटी नहीं है, यहां पर भी तुम्हें करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहां पर तुम बाहर हो। मतलब ऊपर वाले केस में वैसे ही नहीं करवाना, इस वाले केस में भी तुम 24 में कवर नहीं हो। रीजन क्योंकि तुम एजेंट जो हो वो नॉन टैक्सेबल गुड्स के हो, और उस केस में तुम 24 में कवर नहीं हो, तुम्हें करवाने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है जी, तो यहां से भी बाहर यहां से हो जाएगा। अब ये सारे वही हैं एग्रीगेट टर्नओवर वाले, तो ये आपको एक बार अब ट्राई करोगे इसको? हाँ जी, हेलो अंकल, क्या एक बार ट्राई करोगे? देखो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। ये सारे के सारे देखो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो एक बार आपने ये जरूर पढ़ने हैं, और इसमें कोई भी डाउट होगा आपने मुझसे पूछने हैं। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट होगा आपने मुझसे पूछना है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, तो ये एक बार पहले पहले आपने पूरे प्रोविज़न पढ़ लेने हैं। मैं इसके नोट्स अभी आपको भेज दूंगा, ये वाले नोटिंग में भेज दूंगा, इसकी नोटिंग पूरी नोट डाउन कर लेना। ठीक है, और ये क्वेश्चंस एक बार आपने जरूर देखने हैं, क्योंकि इसी में से ही एक आधा क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बन जाएगा, बस ये पर ध्यान दो। बाकी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपने मुझसे पूछना है।